two very important topics pertaining to handicraft sector, that includes packaging and barcoding. So we have two experts with us to guide us on these two subjects. Before I introduce them, we have with us Shri Rajkumar Malhotra, Chairman Export Promotion Council for Handicraft. We also have with us Mr. Ravi Pasi, who's immediate past chairman, and Mr. Sagar Mehta, who's member of Committee of Administration of the BCH. So they are the board members of the BCH. And now, as far as our faculties for the day is concerned, we have with us Mr. Subroto Day. He is Deputy General Manager with GS1, and he has over 30 years of experience in sales and business development of ERP, CRM systems of SAP and Microsoft in various responsibility, which includes channel development. So he is an engineering graduate, and he is going to guide us on GS1, that is on barcoding, how the barcoding is done and what are the benefits available to the exporters of handicraft. Then again, we have packaging experts with us. He is Mr. Sumit Maheshwari. Those who were part of the IAGF Delhi Fair, Mr. Maheshwari gave a lecture there, but I think most of you missed that. So we have invited him once again to give us new trends which are there in the packaging sector, and he also has some props with him. So he's going to guide you on the new packaging techniques through the props. So before I ask Mr. Maheshwari to make his presentation, I would request Mr. Rajkumar Malhotra, Chairman PCH, to welcome Mr. Maheshwari with a bouquet of flowers. I would request Mr. Ravi Pasi to welcome Mr. Subroto Day. So may I now request Mr. Maheshwari. Myself Sumit Maheshwari. I am native from Rajasthan, basically from Jaipur. I have 15 plus year experience in packaging trades and development. Previously I was working with the IKEA and H&M as a packaging development as a general manager. आज हम जिस टॉपिक पर यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं वो है मैक्सिमम मार्केटेबिलिटी थ्रू इफेक्टिव पैकेजिंग, लेबलिंग एंड बारकोडिंग स्ट्रेटजी फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. पैकेजिंग पर हम सब समझते हैं कि पैकेजिंग बहुत छोटी सी चीज़ है जो हमारे प्रोडक्ट में है. इनिशियल हम लोगों का फोकस हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने को होता है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के टाइम हम क्वालिटी, पैरामीटर्स, कॉम्प्लाइंस वो सब कुछ ध्यान. पर जब बात पैकेजिंग की आती है तो हम सोचते हैं कि ठीक है बहुत छोटा सा पार्ट है हमारा जो हमारे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करेगा या पैकेजिंग लेकर जाएगा. पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है. पैकेजिंग जो है वो बेसिकली एक मार्केटिंग की है, मार्केटिंग टूल है आपके प्रोडक्ट का, जो आपके प्रोडक्ट की डिस्प्ले करके क्लाइंट में अवेयरनेस बढ़ाता है और आपकी सेल को इंक्रीज करता है. कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं पैकेजिंग के. बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं जो प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन के लिए. फर्स्ट प्रिंसिपल्स होता है हमारा पैकेजिंग डिजाइन. पैकेजिंग डिजाइन जो होता है वो फेस ऑफ पैकेजिंग और फेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड फेस ऑफ योर ब्रांड्स होता है. क्योंकि सबसे पहले जो पैकेजिंग होती है क्लाइंट को वही दिखने को, और आप सब जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है. सेकंड प्रिंसिपल होता है पैकेजिंग डिजाइन में कंज्यूमर फ्रेंडली एंड सस्टेनेबिलिटी. जैसा कि हम सब हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, हमारे बेसिकली डोमेन में एक्सपोर्ट होते हैं. यूएस, यूके, जर्मनी के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका आजकल फोकस होता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ और कंज्यूमर फ्रेंडली की तरफ, इको फ्रेंडली बेसिकली. तीसरा प्रिंसिपल होता है हमारा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन. जो भी डिजाइन हम हमारी पैकेजिंग के लिए बनाते हैं उसमें मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप पैकेजिंग कैसे डेवलप करते हैं आपके प्रोडक्ट. कोई भी किस तरह से पैकेजिंग डेवलप करने के टाइम पे नॉर्मल अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रोडक्ट को बोल दिया कि भाई हमारी ये साइज़ का बॉक्स बना कर. हमें उसमें देखना है कि हम उसको कैसे और इनोवेटिव कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं. क्रिएटिव इनोवेटिव का मीन्स नॉर्मली अब वो ज़माना नहीं है कि नॉर्मल बॉक्स बन के आ गए.
और हमें डाई कटिंग के साथ बॉक्स बनवाने चाहिए। प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग बॉक्स डिजाइन करने चाहिए। सपोज आपका कोई भी कालीन का प्रोडक्ट है तो आपको ट्रायंगल टाइप या राउंड टाइप में बॉक्स देना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सिंपल बॉक्स दे दिया स्क्वायर का हमने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पैकेजिंग हम करते हैं डेवलप, तो उसमें देखना चाहिए कि वो पैकेजिंग रीयूजेबल कैसे हो सकती है। लाइक कोई भी उसमें अंदर इंसर्टर ऐसा डाल दें कि कोई बच्चे के किड्स के लिए गेम आ जाए, कोई हाउजी टिकट्स आ जाए, उस तरह के कि वो रीयूज हो जाए, ताकि कस्टमर को इंटरेक्ट रहे कि उस आपके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को रखेगा, साथ ही साथ उसके बॉक्स को भी बचा के रखेगा, क्योंकि वो आपके रीयूजेबल है। फोर्थ प्रिंसिपल होता है डिजाइन शुड बी मल्टीपर्पज, जो मैंने आपको बताया, रीयूज मल्टीपर्पज यूज, लाइक गेमिंग आ जाए इसमें या कुछ आ जाए। इसके कुछ सैंपल्स है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एंड सेकंड थिंग, सैंपल्स कुछ प्रिंटेड सैंपल भी है, वो हो सकता है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट के रिलेटेड यहाँ हो प्रिंटिंग उसमें, तो प्लीज़ आप प्रिंटिंग में बच जाइएगा, क्योंकि वो फॉर डिस्प्ले पर्पज है। आप उसके पैटर्न पे और उस तरह के उस पर जा सकते हैं। 5 और लास्ट प्रिंसिपल होता है हमारा, पे अटेंशन टू प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल। मटेरियल हम हमारे रॉ मटेरियल्स के लिए, हमारे कोई भी के प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल चूज करने में काफ़ी अवेयरनेस रखते हैं, लेकिन जब भी पैकेजिंग की बात आती है तब हम उस पर अवेयरनेस नहीं देते कि अवेयरनेस मतलब पैकेजिंग मटेरियल किस तरह का है, पैकेजिंग मटेरियल स्मेल फ्री है, उसकी जो डिज़ाइन बनी है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। हाउ टू डिजाइन पैकेजिंग फॉर ए हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। जो मेन पॉइंट आता है कि हमें हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए किस तरह से पैकेजिंग डिजाइन करना चाहिए। आपको वो आपके कंफर्टेबल फील की होनी चाहिए, और जिसमें हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। द डिजाइन ऑफ योर पैकेजिंग मस्ट बी रिलेवेंस विद द मार्केट एंड कंज्यूमर नीड्स। जो मार्केट चल रहा है उस मार्केट के रिलेटिव हो और कंज्यूमर के नीड के रिगार्डिंग, कस्टमर जो चाहता है उसमें वो सब चीज़ हो। Packaging should be not only attractive but informative and relatable the product, including the all details of product. Like उस प्रोडक्ट का आपका पिक्चर पूरा उस पर अवेलेबल हो, वो प्रोडक्ट किसका बना हुआ है, वेयर सोर्स अगर आप डालना चाहते हैं तो क्या क्या इंग्रीडियंट्स है वो भी डालना चाहते हैं, मेड इन इंडिया जो आप लगाना चाहते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप ज़्यादा ज़्यादा देना चाहते हैं, वो सब कुछ उसमें होनी चाहिए। मटेरियल शुड बी चूजन विद लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन इन माइंड। हम जो पेपर या जो कॉर्पोरेट बॉक्स या जो भी सीट यूज़ करते हैं उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। ऐसा नहीं है कि हमने आज पैक कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में गया, वहाँ ओपन हो गया, उसके बाद दोबारा काम आया नहीं आया, इस तरह से नहीं। थोड़ी उसकी क्वालिटी को अच्छा रखें, बेटर को, ताकि और आगे भी काम आ सके। इस टाइप की जो पैकेजिंग्स में है वो हमारे बिजनेस को इंक्रीज भी करती है। द न्यू पी ऑफ द मार्केटिंग। पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटिंग बिकॉज इट अफेक्ट एवरी अदर एस्पेक्ट्स इन द मार्केटिंग। Packaging is normally designed to present your products in the most attractive way possible to generate appeal. कस्टमर को अपील करती है जब पैकेजिंग आपकी अच्छी होती है। अगर अच्छा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। Present your product in the most attractive way possible to generate appeal. Communicate the price and value of your product. आपके प्रोडक्ट की प्राइस एंड वैल्यू सब कुछ उसमें होना चाहिए। प्रमोट योर प्रोडक्ट बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा डालोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। Promote your product by sharing information. Attract consumer when they shop. मेन पैकेजिंग पर हमारा 8P ऑफ मार्केटिंग होता है। टोटल 8P हैं जो हमारे पैकेजिंग को मार्केटिंग के साथ जोड़ते हैं, और मार्केटिंग में हम लोगों का हमारे प्रोडक्ट की मार्केट करने में हमें एनहांस करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो हम बेचते हैं। सेकेंड P है प्लेस। ये प्लेस वो है जहाँ पर उसको बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कैटलॉग के थ्रू हो, चाहे सेल्स फोर्स हो, चाहे किसी शोरूम में हो, वहाँ पर। तीसरा होता है प्राइस। प्राइस व्हाट इज़ कॉस्ट। हम कॉस्ट को कि पैकेजिंग को कैसे कॉस्ट फ्रेंडली बना सकते हैं, वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपये 100 रुपये की प्राइस वैल्यू आ रही है और पैकेजिंग की कॉस्ट उसमें 30 रुपये आ रही है। ऐसी पैकेजिंग भी हम लोगों को नहीं लेनी है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। एंड फोर्थ आता है हमारा प्रमोशंस। प्रमोशंस में आता है कि द चैनल थ्रू विच यू एडवर्टाइज एंड डेवलप एन ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट। प्रमोशंस हम कई तरह से करते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते हैं, इंडिया मार्ट पे डालते हैं, EB पे डालते हैं, कई तरह से करते हैं। उसके साथ पैकेजिंग भी हमारा प्रमोशन करता है। फिफ्थ नंबर का P है मार्केटिंग के लिए पीपल।
योर ऑडियंस इंक्लूडिंग कस्टमर इन्फ्लुएंसर्स, कस्टमर्स जो है वो भी हमारी मार्केटिंग करते हैं, अगर पैकेजिंग अच्छी होती है उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट और एविडेंस, ब्रांड आइडेंटिटी, रेपुटेशन, कल्चर और कम्युनिटी। सेवन आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन। प्रोडक्ट तो हमने बना दिया, वो तो हमारा प्रोसेस है, हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया। अब उसको पैकिंग लेने से लेकर के लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन तक जाने में जिन जिन तकलीफ़ों से प्रोडक्ट गुजरता है, तकलीफ़ें इन सेंस हमने बहुत अच्छे से रखा। लोडिंग के टाइम हमारे बंदे ने उठाया, सीधा कंटेनर में धक्का मार दिया, उसको पता नहीं है, उस हेल्पर को पता नहीं है या उस जो लोडिंग करने वाला पर्सन उसको पता नहीं है कि इस किसी भी उसके इस तरह के कारण से हमारे प्रोडक्ट पर क्या असर हो सकता है। कहीं पर रबिंग आ सकती है, कहीं पर स्क्रैचिंग आ सकती है, हल्का सा कहीं से बहुत पार्टली डैमेज हो सकता है। तो हमें प्रोसेस पे भी ध्यान देना है पैकेजिंग होने के बाद में सप्लाई चेन के साथ। ठीक है, और मोस्ट लास्ट आता है हमारा एक में पैकेजिंग। जो पैकेजिंग मटेरियल है जिसके साथ हम हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। कलर, पैलेट, स्लोगन्स, मार्केटिंग मैसेज टू द वे पैकेज योर गुड्स at the acceptable but important message you send your customer when you use efficient sustainable packaging. Packaging is the primary purpose is to protect your product during transportations from the time it leaves manufacturing facilities unit it delivered to the end users. जैसे आप सब करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से जाकर के एंड यूजर तक डिलीवर करने में पैकेजिंग ही हमारे काम है। At every set of eyes that see packages into journey from factory to end user, it is a marketing opportunity. Packaging is your movement of truth. It is your customer's experience when they receive, open and use your product. Packaging is brand differentiation. Consumer have changed from shopper to specialty. Think of the unpacking as a ceremony. आज तक आपने देखा होगा, हम कहीं भी YouTube पे देखते हैं अनबॉक्सिंग, किसी भी चीज़ को अनबॉक्स करने का। कभी हमारा प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग होते हुए देखा आपने? कोई भी मोबाइल लाता है, कोई वॉच लाता है, कोई टीवी लाता है, अनबॉक्सिंग होता है। ठीक है, अनबॉक्सिंग के काफ़ी व्यूज़ है, करोड़ों व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे आपको, करोड़ों पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। कभी हैंडीक्राफ्ट के पैकेजिंग की या हमारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हुई है? नहीं हुई, कारण हमने उस तरह की पैकेजिंग डेवलप नहीं की। अगर हम डेवलप करते तो शायद हमारे भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हो रही होती। कोई भी इंडस्ट्री आज अभी तक पैकेजिंग को कंज्यूमर एक्सपीरियंस को लेती ही नहीं है। केवल कुछ सर्टन्स इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन्स एंड सम काइंड्स ऑफ सॉफ्ट टॉयज इंडस्ट्रीज, इनको छोड़ते हैं तो अभी तक पैकेजिंग में कंज्यूमर एक्सपीरियंस लिया नहीं। ये मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये हमारे प्रोडक्ट का नहीं है, केवल एक एप्पल वॉच का है और इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। आप देखिएगा कि किस तरह से अनबॉक्सिंग को लोग फील करते हैं।
हेलो, आप लोगों ने देखा ये एक प्रोडक्ट था और इसकी अनबॉक्सिंग हुई। हमारे प्रोडक्ट की भी अनबॉक्सिंग हो सकती है इससे, हालांकि इतनी कॉस्टली नहीं, नॉर्मली हार्डली 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का कोई इंसर्टर डाल के, उस प्रोडक्ट के मोर इन्फॉर्मेशन डाल के, उसके मोर यूजेस डाल के हमारे प्रोडक्ट की भी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। वो अनबॉक्सिंग करना जो है वो कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी आप लोग करेंगे ऐसा तो हमारे प्रोडक्ट भी इस तरह से यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग करते हुए नजर आएंगे। ये भी एक न्यू टूल है मार्केटिंग का, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा इसलिए करते हैं, इतनी हाई लग्जरी पैकेजिंग इसलिए करते हैं, उनका प्रोडक्ट महंगा होता है, कॉस्ट अच्छी होती है तो वो पैकेजिंग बेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी काफ़ी कम कॉस्ट में भी इस तरह की पैकेजिंग डेवलप कर सकते हैं। वो पैकेजिंग है, पैकेजिंग का रोल हमारे एंड से तो खत्म हो गया, वो बायर के एंड से ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी बल्क पैकिंग है, बल्क पैकिंग बायर अपना लेता है, तो बल्क पैकिंग और जो पैकेजिंग ज़्यादा रोल नहीं है, सिंपल बारकोड हो गया, सब कुछ हो गया। जिसकी को बायर का बजट अलाउ करता है वहाँ हम एसीटेड बॉक्स भी देते हैं, कार्ड बॉक्स भी देते हैं, प्रिंटेड भी देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। जो आपने वीडियो दिखाया ये एक कॉस्टली वाली आइटम है, हमारी कोई भी आइटम है वो $2 से शुरू होकर $10 पे ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर आपको क्या देना है कि हमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, क्योंकि मार्केट में प्राइस तो मिल नहीं रहा, काफ़ी कुछ दे तो सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी हो तो चले भी, अदरवाइज पैकिंग ही तो आज की डेट में बायर ही गाइड करता है आपको आर्ट वर्क से लेके लास्ट तक कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम अपने आइडिया देते हैं, जरूर देते हैं। आपका कहना सही है कि बायर करता है, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की पैकेजिंग डेवलप करके बायर को सजेस्ट करेंगे तो बायर भी सुनेगा एक बार। ऐसा नहीं है कि बायर ने जो बोल दिया कि मेरे को 100 बॉक्स चाहिए। हमारा रूटीन क्या होता है, बायर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होगी। बायर ने कह दिया कि सब पेंटोन नंबर 200C लगना है, ठीक है, और ब्राउन पेपर पे लगना है या ब्राउन कलर पे लगना है, हमने बोल दिया सब लग ठीक है, पर 200C है कोटेड के लिए, अनकोटेड के लिए है ही नहीं। तो हम बायर को लिखते नहीं कि साहब 200C नहीं, इसमें 200U लगेगा, नहीं करते हम, क्योंकि बायर ने कह दिया ठीक है तो ठीक है, 200C लगेगा तो मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो बायर को सजेस्ट कीजिए, बायर को अपनी बात रखिए, बायर माना है नहीं माने ये बायर की मर्जी। और रही बात कॉस्टली की, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कॉस्ट इफेक्टिव आप इनिशियल ₹1 से भी कॉस्ट इफेक्टिव करके इसको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसकी अंदर इनर प्रिंट डाल के, अंदर इंसर्ट डाल के, अंदर कुछ भी हाउजी के टिकट डाल करके, अगर आप बोलेंगे बायर को कि नहीं साहब हम इसमें एक लिफलेट डाल रहे हैं, उसमें हाउजी के आपके बोला के टोकन्स हैं, तो बायर भी अलाउ करेगा। आप बोलेंगे कि नहीं इसमें किड्स के लिए कोई हेलो महेश्वरी जी, ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है। जो एक्सपोर्ट की पैकिंग होती है ना, वो बायर के अपने हिसाब से होती है और उनका ब्रांड उस पर लगता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और साथ में उनको इस चीज़ का होता है कि अगर हमारा माल वहाँ तक कैसे सेफ पहुँचे, उसके सारी टेस्टिंग होती है, ड्रॉप टेस्टिंग होती है, जो वो नॉर्म्स बताते हैं, मेरे ख्याल वही आप बता रहे हो। पर उनका जो क्वेश्चन है एक्सपोर्ट से कनेक्टेड है। आप जो बात कर रहे हो डोमेस्टिक मार्केट को भी सामने रख के कर रहे हो। अगर मैं अपना प्रोडक्ट ई-कॉमर्स पे बेच रहा हूँ या डोमेस्टिक मार्केट में डिलीवर कर रहा हूँ या यहाँ से वहाँ भेज रहा हूँ, तो उस केस में अगर हमने अपनी मार्केटिंग अच्छी करनी है तो हमारे को पैकेजिंग उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, जैसे आप बता रहे हो। यही बात है जी? ओके, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। ओके सर, मैंने दोनों बातों को ध्यान में रखा है, इसमें एक्सपोर्ट भी रखा है, डोमेस्टिक भी रखा है। बेसिकली एक्सपोर्ट में भी मैंने मतलब लास्ट 6 साल तक आईकिया के लिए डेवलप की है। आईकिया जैसा कस्टमर, टारगेट और H&M जैसे कस्टमर्स की जो पैकेजिंग आती थी, उसमें अगर कोई सजेशन देते थे तो वो लोग सुनते थे। उसके हालांकि उसमें थोड़ा सा टफ लगता था, टफ इसलिए लगता था कि उसकी सैम्पलिंग करनी पड़ती थी, उस टेस्ट वही होते थे सारे, डॉप टेस्ट होना है, अपना एज कस्ट टेस्ट होना है, टेस्टिंग सारी होती थी, लेकिन वो सुनते थे। हो सकता है कि वो आपके करंट प्रोडक्ट के लिए नहीं, पर नेक्स्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए उसको यूज में ले। और बेसिकली एक्सपोर्ट के केस की बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्सपोर्ट के केस में इंडिया में तो फिर भी हम लोग नहीं सुने, पर एक्सपोर्ट का बायर अभी नहीं तो कभी कभी सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। पैकेजिंग जो है वो कम्युनिकेशन का चैनल्स कैसे, एडवर्टाइजिंग कैन बी इजीली इग्नोर, कोई सा भी एडवर्टाइज इजीली इग्नोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हो सकता है, ठीक है। व्हेन द कंज्यूमर सी योर प्रोडक्ट्स ऑन ए सेल्फ इन ए स्टोर,
जब स्टोर में किसी भी एक्सपोर्ट के स्टोर की बात करते हैं हम, किसी भी एक्सपोर्ट के स्टोर में जब प्रोडक्ट सेल्फ में या स्टोर में देखता है तो उसका एक फील अलग आना चाहिए, ठीक है। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट योर ब्रांड्स बेनिफिट वैल्यू टू योर ऑडियंस। ये दोनों के लिए एक्सपोर्ट के केस में जो प्राइवेट लेबलिंग हम करते हैं उस केस में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे आप बने होते हैं, पर जो अनप्राइवेट लेबलिंग है या कुछ जो स्मॉल बायर्स हैं जो इनिशियल कम क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें आप ये सब कर सकते हैं। पैकेजिंग कैन कम्युनिकेट योर प्रोडक्ट्स वैल्यू एंड बेनिफिट एज वेल एज योर कंपनी मिशंस। द आउटडोर इक्विपमेंट्स कंपनी frames which is manufactured goods used in a campaign or outdoor advertising. Packaging material communicate the product's quality and performance. पैकेजिंग जो मटेरियल है चाहे वो एक्सपोर्ट के बायर के लिए हो या कोई दूसरा बायर हो या आपका प्राइवेट लेबलिंग बायर हो, जो मटेरियल है वो हमारी क्वालिटी को दिखाता है। पैकेजिंग डिस्प्ले वैल्यू, जैसा कि प्राइवेट लेबलिंग बताया, प्राइवेट लेबलिंग में इनिशियल जो करते हैं लोग कि लेबलिंग भी उनका है, डिस्प्ले वैल्यू भी उनका है, तो मार्केटिंग भी उन्हीं की होती है। हमारे प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं होती है वहाँ पर क्योंकि हम लोग केवल मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर हमें ऐसा मौका लगता है कि जहाँ पर हमें डिस्प्ले वैल्यू करनी है या कहीं भी हमारे पैकेजिंग को डिस्प्ले करनी है तो इसको करना चाहिए। पैकेजिंग को इस हिसाब से डेवलप करना चाहिए कि वो डिस्प्ले वैल्यू, अभी इसमें जो दिखाया गया है इसमें भी सिंपल कॉर्बेटेड बॉक्स ही है, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तक में ये कॉर्बेटेड बॉक्स है और ये सिंपल डाई कटिंग का है, बॉक्स के अंदर पूरा बॉक्स है, जैसे ही निकाला तो वो डिस्प्ले वैल्यू में लेवल पे आ गया। आइडियल पैकेजिंग में क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन होनी चाहिए प्रोडक्ट के लिए, सेफ्टी फॉर द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर, दोनों के लिए आइडियल पैकेजिंग होनी चाहिए। कंज्यूमर के लिए कैसे सेफ होनी चाहिए कि उसकी पैकेजिंग में कोई हजार्डियस मटेरियल नहीं हो, प्रिंटिंग हो रही है तो लीड फ्री, कैडमियम फ्री हो, एक लिमिट तक चलता है, उससे ज़्यादा ना हो। अट्रैक्टिवनेस ऑफ पैकेजिंग की, यूजेबिलिटी है फॉर कंज्यूमर के लिए, जैसा मैंने बताया कि रीयूजेबल आ सकता हो, कुछ पोर्ट लगा सकता है, कुछ गेम कर सकता है। सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सब्सिडी, सबसे सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। बायर की रिक्वायरमेंट है FSC सर्टिफाइड, तो FSC सर्टिफाइड होना चाहिए। FSC सर्टिफाइड का मतलब प्रॉपर्ली FSC सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चेन ब्रेक हो रही है या आपके मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि ठीक है मैं दे दूंगा FSC सर्टिफाइड, मेरे पास FSC सर्टिफाइड पेपर है मैं दे दूंगा, तो वो नहीं होना चाहिए। जो दे रहा है वो भी FSC सर्टिफाइड होना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी उसकी COC पूरी मेंटेन होनी चाहिए। जनरेशन ऑफ कंज्यूमर्स एज देयर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर चेंजेस, ब्रांड विल नीड ए मेंटेन पैकेजिंग एज ए चैनल फॉर मार्केटिंग communications through both direct logo, slogan, message, call to actions and indirects. Recycled materials, material qualities, method. Generation of younger consumers are more focused on sustainability. They are well informed. अभी हमारे जो बायर्स हैं, बायर्स में वहाँ पर जो यंगर जनरेशन है वो लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी उनका फोकस रहता है। They want to spend their dollars thoughtfully on brands that care about them and environment. वो उस प्रोडक्ट को लेना, उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी केयर भी करता हो और साथ के साथ एनवायरमेंटल भी हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, रिसाइकलेबिलिटी हो। द नीड ऑफ पैकेजिंग टेस्टिंग, कुछ पैकेजिंग की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिकली कि हमें पैकेजिंग की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है। While the packaging should be attractive and informative, getting the product to consumers safe and the main motive. Testing help in determining the quality strength of the packaging so that product isn't dangerous unless in the transit. The packaging should also meet the required standard. बायर के स्टैंडर्ड भी मीट करती हो और हमारे ट्रांजिट के अंदर खराब भी नहीं हो। कुछ टेस्टिंग्स होती है, प्रोसीजर्स जो आप सब लोग कर रहे होंगे, बायर भी मांगते होंगे और उस पर थोड़ा सा हम फोकस और कर सकते हैं। कंप्रेशन टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट आप सब करवाते होंगे, बायर पूछता होगा। बेसिकली ये आपका जो मल्टी बॉक्स होता है या पैलेट होता है, बड़ा बॉक्स जो होता है उसके लिए होती है, प्राइमरी के लिए नहीं होती। मॉइस्चर टेस्ट ये भी नॉर्मली आप लोग करते होंगे। मॉइस्चर टेस्ट बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, और नहीं करते हो तो सिंपल एक 8-10 हज़ार रुपये का मॉइस्चर मीटर आता है। आई थिंक सबको इनिशियल बाय करना चाहिए, सबसे ज़रूरी होता है। मॉइस्चर लेवल जो होता है नॉर्मल पैकेजिंग में वो
अगर कम होगा तो पैकेजिंग फट जाएगी, क्रैक आ जाएंगे, ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट को भी हार्म करेगा और बॉक्स फट भी सकता है। नॉर्मल मॉइस्चर जो होता है वो 7 से 8 होता है, वो इंडस्ट्री के हिसाब से अलाउड है। वाइब्रेशन टेस्ट शायद आप लोग सब जो प्राइवेट लेबलिंग करते हैं तो उसमें करते हैं हम लोग, कि पूरा प्लेट बना लिया, प्लेट बना करके उसको व्हीकल पे डाल दिया और पूरा वाइब्रेशन कर दिया, 90 डिग्री तक टिल्ट कर दिया कि पैकेजिंग को डैमेज हो रही है। ठीक है, डोप टेस्ट जैसा सेटअप बताया, डोप टेस्ट भी आप लोग कर रहे होंगे, अलग अलग हाइट्स की वायर की रिक्वायरमेंट रहती है, 5 फीट 10 फीट जो भी वो कर रहे हैं। एज कस्ट टेस्ट मोस्टली हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सप्लायर है वही कर सकता है, कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग होती है और एज कस्ट टेस्ट की मशीन होती है। एज कस्ट टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी हम कंटेनर में जब स्टफ़ करते हैं तो जो लोड आता है वो एज पे आता है, और एज कस्ट अगर एज उसकी सही है तो पूरा आपका प्रोडक्ट है वो पूरे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट के कहीं भी आपके प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट आप लोग करते ही हैं। दूसरा होता है सॉल्ट वाटर स्प्रे टेस्ट, ये आप लोग कर सकते हैं नॉर्मली। सॉल्ट वाटर स्प्रे टेस्ट होता है कि अभी तक हमारी जो इंडिया में पैकेजिंग है, ब्राउन पेपर की जो पैकेजिंग होती है वो मोस्टली रिसाइकल मटेरियल से होती है। रिसाइकल मटेरियल्स में बैक्टीरिया जो होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी पेपर बनाने वाला प्री कंज्यूमर वेस्ट हार्डली वो 20-30% यूज करता है, और 60 to 70% जो यूज़ करता है वो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट यूज करता है। पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट वो होती है जो आप और हम घर में कुछ भी काम लेते हैं, कुछ भी लिया, जैसे फूड आया, फूड हमने खाया पिया, उसको फेंक दिया, उसको रद्दी वाला ले गया, उसको बेच दिया, तो उसमें कई हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर किसी भी पेपर मैन्युफैक्चरर ने पल्प में कोई जल्दी कर दी, कुछ भी किसी भी कारण से पल्प को पूरा ट्रीट नहीं किया, उसमें कुछ केमिकल्स कम रहे हैं, तो उसकी बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होती। और जब वो पैकेजिंग हमारे पास आती है, हम उसको ट्रांजिट कर देते हैं, तो जब 20 से 25 दिन सॉल्टी वाटर में हमारी पैकेजिंग रहती है तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनती है, और सॉल्टी वाटर के कारण उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है, फिर फंगस लगना, स्मेल आना, ये सब कारण होते हैं। सेकेंड थिंग होता है कि वो जो ग्लू यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया फ्री है या नहीं। अगर वो भी बैक्टीरिया फ्री नहीं है, नॉर्मल ग्लू ऐसी है जो आटे से या लही से बनी हुई ग्लू यूज़ की है, तो उस केस में भी फंगस आने के काफ़ी कारण होते हैं। तो हमारी जो भी पैकेजिंग है उसको अगर हम सॉल्ट वाटर स्प्रे टेस्ट करते हैं, बहुत सिंपल स्प्रे टेस्ट होता है। आप 1 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम सॉल्ट डाल दें और किसी भी स्प्रे वाली उसमें लेकर के आपके बॉक्स को, जो भी बॉक्स उसको स्प्रे कर दें, और 24 से 36 घंटे तक किसी भी डार्क स्टोर पे, डार्क साइड पे, कोने पे कहीं भी रखें। अगर उसमें कोई भी स्मेल आती है, कोई फंगस निकलती है, तो वो पैकेजिंग स्मेल फ्री नहीं है आपकी, और वो आपके प्रोडक्ट को कहीं भी रास्ते में डैमेज कर सकती है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत ईजी आप कर सकते हैं। तो जब आप दोबारा बोलेंगे उसको कॉर्पोरेटर को, नहीं साहब मेरे को स्मेल फ्री पेपर चाहिए, तो वो आपको अपना आप दे देगा। स्मेल फ्री किस तरह का, उनको पता होता है कौन सी मील है जिसका पेपर स्मेल फ्री आ रहा है, कौन सी मील है जिसका पेपर स्मेल के साथ आएगा, क्या उसकी क्वालिटी है, वो सब कुछ। अभी कुछ बॉक्सेज है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के स्मेल वाले बॉक्स भी होते हैं और किस तरह के स्मेल फ्री भी होते हैं। बारकोड्स पैकेजिंग में यूटिलाइजेशन है डिटेल्स ऑफ परचेज, प्रोसेस, वेयर हाउस, स्टॉक, इन्वेंट्री और इनवॉइसेस, इन सब के लिए बारकोड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सब्जेक्ट टू हर बार का अलग अलग बारकोड होता है, अलग अलग लेवलिंग होती है। बहुत से आजकल डायनेमिक क्यूआर कोड भी मांगते हैं कि हर प्रोडक्ट पर उनका डायनेमिक क्यूआर कोड। इनिशियल की जैसे प्रोडक्ट 1 आया तो उस पर 1, सपोज 1 नंबर है, तो सेकेंड प्रोडक्ट होगा तो उस पर 2 नंबर उनका बारकोड है। मार्केटिंग के लिए, इन्वेंट्री, सेल्स लेवल के लिए, उनको स्टोर मैनेज करने के लिए, रियल टाइम उनका स्टोर अपडेट रहे, उसके लिए। सपोज कि आज कोई भी आपका बायर है, उसके स्टोर पे एक प्रोडक्ट सेल हुआ, कोई भी सेल होता है तो इनिशियल है तो उसकी स्टॉक इन्वेंट्री कम हो गई। स्टॉक इन्वेंट्री तो कम हो रही है, लेकिन कौन से बेच कोड का माल गया है ये पता नहीं लगता अगर बारकोड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसलिए लोग वेरिएबल बारकोड यूज करते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ बारकोड यूज है जो पैकेजिंग में काम आते हैं। एक 420 है कि इंटरलिंक 205 है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, डेटा मैट्रिक्स है, और क्यूआर कोड जो मैंने आपको बताया। आज के टाइम में मोस्टली जितने भी हैं वो क्यूआर कोड्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो वेरिएबल क्यूआर कोड छोटा होता है, इसमें काफ़ी कुछ छोटा है, नंबरिंग होती है, साथ ही साथ में डायनेमिक भी होता है। डायनेमिक जैसे नीचे दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बारकोड आएगा वो 9 आएगा, नेक्स्ट जो आएगा 10 आएगा। इस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे।
तो बायर कई इस तरह के चांसेस में कई बार में देता है कि हमें डायनेमिक बार कोड चाहिए, QR कोड चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। तो इजीली है कि आप कहीं भी सिंपल एक मशीन होती है उसके साथ ऑपरेट करके लगा सकते हैं। इसमें भी दो तरह की इंक आती है, एक वाटर बेस आती है, एक सॉल्वेंट बेस आती है। तो बायर के बाद यूनिवर्सल यूपीसी प्रोडक्ट कोड तो लेबलिंग हम करते हैं, चाहे शिपमेंट लेबल हो गया, चाहे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए एक लेबल हो गया। बहुत से लोग प्रिंट कराते हैं, बहुत से लोग स्टिक करते हैं। लेबल स्टिक करने के टाइम पे हम लोग थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। उसमें सबसे बड़ी हमें चीज़ देखनी है कि थर्मल प्रिंट जो कर रहे हैं उसका जो कार्बन है तो बेसिकली कार्बन एंटी रब होना चाहिए। नॉर्मल हमने प्रिंट ले लिया, प्रिंट लेने के बाद में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक दूसरे के साथ उनकी वो रब हुए और हमारा बारकोड फीका पड़ जाता है या उसमें से कट जाता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, कॉस्ट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपका 4 इंच वाला 500 रुपये का रोल आता है तो शायद 600 रुपये का आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा थर्मल प्रिंट के एंटी रब के इंक के। एंड दूसरा एक होता है कि जब भी हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग को, अगर बारकोड या लेबलिंग है तो हम कोशिश करें कि हम सेपरेटर यूज़ करें। सेपरेटर भले 3 प्लाई का हो या सिंगल पेपर का हो। अगर बायर ने हमें एडवाइस नहीं किया है तो हम उससे परमिशन लेके कर सकते हैं, ताकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हमारे बारकोड या लेबलिंग आपस में रब ना हो। थैंक यू। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बाद में हम लोग कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, if you have any question, or else we move on to the next presenter and then we'll take the question together. एक्सक्यूज मी, इको फ्रेंडली पैकेजिंग के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? शुरू जितने भी पेपर हैं अभी जब हम पैकेजिंग देखेंगे अभी सब कुछ के टाइम पे हम आपको दिखा देंगे इको फ्रेंडली पेपर किस तरह का होता है। और इको फ्रेंडली पेपर में इट्स नॉट पेपर, लाइक मेनली प्लास्टिक इज यूज, बबल रैपिंग यूज होती है। बबल रैपिंग के लिए भी बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली है जो कॉर्न और स्टार्च से बन रहे हैं आजकल, और वो मार्केट में अवेलेबल है। बबल रैपिंग के लिए आप पेपर की भी हेक्सा रैप ले सकते हैं यूज़ में। कोरोगेशन की जो ओल्ड कोरोगेशन की कटिंग्स होती है उनको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। और थर्मोकोल? थर्मोकोल इज़ नॉट इको फ्रेंडली, आई नो दैट। Yeah. तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए आप क्लेम सेल ले सकते हैं। पेपर का आजकल सेल ट्रे आ गई है, जैसे आपने कहीं एक ट्रे रखी हो या आजकल देख रहे हो LED के अंदर साइड में कवर लगे आते हैं। LEDs के आसपास पेपर और पल्प की बनी हुई एक ट्रेज आती है, उसको क्लेम सेल ट्रे बोलते हैं। वो थर्मोकोल की जगह आप वो ले सकते हैं। और उसकी अभी इनिशियल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग डाई है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। मतलब उसकी इनिशियल जो डाई बनती है एल्यूमिनियम कास्टिंग की वो लाख रुपए की डाई पड़ती है। तो अगर आपका प्रोडक्ट रेगुलर है और आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग लाइफ है तो आप उसकी डाई बना के करा सकते हैं। नहीं तो सेकंड दूसरा चीज़ होता है प्लास्टिक की डाई बनती है। आपने कई बार देखा हो एक ट्रे आती है नॉर्मली, एक ट्रे की जो है वो ट्रे है वो लगभग 500 रुपये की ट्रे बनती है। उसकी डाई की कॉस्ट भी 1000-1500 रुपये के आसपास आती है घंटा। तो वो भी पल्प से बनी हुई होती है और पेपर का ही होता है। तो थर्मोकोल की जगह आप वो यूज कर सकते हैं। जी सर। पीपी में, राइट सर। पीपी के लिए अब कुछ वायर हैं वो सर्टिफिकेट मांगते हैं रिसाइकिल कि आपका पीपी जो है जो पॉली है वो रिसाइकिलेबल है या नहीं। हम जिस वेंडर से लेंगे हम तो बोलते हैं कि ये रिसाइकिलेबल है, वो बोलता है लेकिन हो या नहीं हो हम बोलते हैं सर्टिफिकेट दे, वो देता नहीं है, वो देगा नहीं। उधर बायर कहता है हमें सर्टिफिकेट दो। हम सर्टिफिकेट अगर हम वैसे बना के अपने लेटर पे कस्टमर देंगे तो कल को हम भी हमारे ऑब्जेक्शन लेवल उसके लिए आपको ऐसा बायर आइडेंटिफाई करना है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इसका सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, रोज R&D कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं पीपी को ही अवॉइड कर दूं और उसकी जगह उसको यूज है। सर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है और स्टार्च से बना हुआ है। बेंगलोर की एक कंपनी डेवलप किया है जो कॉर्न और स्टार्च से बन रहा है। वो सिंक भी है, हीट सीलेबल भी है, पीपी का यूज भी है। सब जो मार्केट में जितने सप्लायर्स है वेंडर पॉलीथीन वहाँ मिलेगा नहीं सर, थोड़ा सा कॉस्टली है। पीपी आपको 300 रुपये किलो पड़ता है, वो लगभग 500 रुपये किलो पड़ेगा। डिफरेंट साइजेस में सब मिलेगा सब कुछ सर 12x24 मिलेगा, 12x12 मिलेगा। Right. और आप चाहें तो सिंक भी भगा सकते हैं उसका। Thank सर you. की डिटेल्स होगी जो बना रहे हैं उनकी कोई डिटेल वगैरह है? काफ़ी कुछ है सर। आप ये मेल ID या मोबाइल नंबर लीजिए, आप व्हाट्सएप पे जो भी आपकी इंक्वायरी है दे दीजिए। आपको हर चीज़ का जवाब। सर्टिफिकेट दे पीपी साइकिलेबल है या नहीं, वो सब बोलेगा कुछ ले लो, और होगा या नहीं होगा। सर आज के 4 साल पहले कस्टम है आज के 4 साल पहले मैंने IKEA में दिया था, रिसाइकेबल था पूरा और बायोडिग्रेडेबल था। थैंक यू सर। पैकेजिंग में इंफॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए जो आपको पता है? पैकेजिंग में इंफॉर्मेशन सर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए।
ऐसे तो हमने देखा नहीं सर, अमेजोन वगैरह में लोग बाय करते हैं, उसमें बारकोड लगा रहता है, एड्रेस रहता है हमारा कंसाइनी का, और तो कुछ होता नहीं है उसमें। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट पीछे। मैंने क्या मैंने अपना क्या क्या जैसे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या साइज है उसकी, क्या हाइट विड्थ है, क्या वेट है, उसमें कौन कौन से हैजार्डस केमिकल हैं, कौन कौन से नॉन हैजार्डियस हैं। नॉन हैजार्डियस को आप फोकस करें कि ज़्यादा बड़ा दिखाएं, हैजार्डियस को थोड़ा सा स्मॉल करके दिखाएं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पैकेट के अंदर रहेगी या ऊपर out- जहाँ आप चाहें कोशिश करें कि पैकेट के बाहर प्रिंट करें। प्रिंट नहीं कर सकते तो आप लेबल लगा दें, लेबल नहीं लगा सकते तो सिंपली एक लिफलेट डाल दें, उसमें डालें। अच्छा, ये जो आपने जो टेस्टिंग की बात करी, जो पैकेजिंग टेस्टिंग के लिए जो आपने FS क्या आपने बताया, सॉल्ट वाटर टेस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या उनके पास जाना, उनके पास जाके उनके सारी टेस्टिंग करवानी पड़ेगी या खुद अपने फैक्ट्री में इन नहीं नहीं, आप एक सैंपल मंगाते हैं ना पैकेजिंग बनाने के टाइम पे, कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया तो आपके कोऑर्डिनेटर को आप क्या करते हैं, पहले साइज देंगे, उसको बताएंगे कि नहीं 3 प्लाई चाहिए या 5 प्लाई चाहिए, ए फ्रूट चाहिए, बी फ्रूट चाहिए। तो आप फ्रूट जो सही उसका जो नाली आप सेलेक्शन करते हैं कि आपको 3 प्लाई चाहिएगा या 5 प्लाई चाहिएगा, तो एक सैंपल मांगेंगे आप उससे, जब सैंपल आपके पास आता है उसी बॉक्स पकड़ लीजिए। टेस्टिंग फिर कहाँ, टेस्टिंग के लिए फिर मुझे भेजना पड़ेगा कहीं? कहीं नहीं भेजना आपको, सॉल्ट वाटर टेस्ट तो आपको खुद को करना है सर। बाकी जो है एचकस टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट है, इन सब के लिए आप आपके सप्लायर से मांगो कि मेरे को सब ये करके दे। उसकी सर्टिफिकेट लेनी होगी उनसे? हाँ, वो लेके देगा तो आपकी लायबिलिटी कम रहेगी ना। अच्छा, नहीं तो फिर आपको इंडिया के पास जाना पड़ेगा, एसजीएस के पास जाना पड़ेगा, वो कॉस्ट हैवी पड़ेगी आपको। अगर बाहर मांगता है कि नहीं मेरे को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए, आप कराइए बाहर से, टीवी से कराइए, इंटरटेक से कराइए, जो भी आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, ब्यूरो वर्टिया से कराइए। और आपको लगता है कि नहीं आपके सप्लायर के सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा तो सप्लायर को बोलिए कि मेरे को सर्टिफिकेट दे, नहीं देता तो सप्लायर दूसरा देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो कॉस्ट है तो सपोज 500 रुपीज़ है और हमारा पैकेजिंग भी इक्विवेलेंट 4 to 500 आ रहा है, तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें? नहीं जाएगा ना सर, हो ही सकता है कि आपका प्रोडक्ट 500 का पैकेजिंग 500 है। अपने का जो दिखता बिकता है, अब दिखाने के लिए आप प्रोडक्ट कॉस्ट पैकेजिंग मेरे साथ मैंने आपको ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है प्रोडक्ट हमारा 30 रुपए का है, पैकेजिंग भी 30 रुपए की है। उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, ये आपका हमारा ही काम है। कर सकते हैं, आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो 140 ग्राम आपने 30 बीएफ लगाया है तो या 20 बीएफ लगाया है तो 120 ग्राम का आप 35 बीएफ 40 बीएफ लगवा लीजिए, उससे स्ट्रेंथ आ जाएगी उसमें। थैंक यू महेश्वरी, थैंक यू वेरी मच। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम आज बैठे हैं डिस्कस करने के लिए। महेश्वरी जी ने कितनी अच्छी तरह से हमारे को पैकेजिंग के बारे में बताया है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी होती हैं, बिजनेस के हिसाब से होती हैं। जैसे भाई साहब ने आपने प्रश्न करा था, आपका दूसरा प्रश्न भी बड़ा वैलिड था। जो महेश्वरी जी कह रहे हैं टेक्निकली 100% ठीक है, होना ही चाहिए, करना भी ऐसे चाहिए। बस अगर आपके पास में 500 पीस का ऑर्डर है और 500 बॉक्स आपने बनाना, ना तो आपको सर्टिफाइड कोई करेगा, ना कोई सर्टिफिकेट देगा, ना वो आपका मैन्युफैक्चरर बॉक्स वाला आपको वो चीज़ लगा के देगा जो आप चाहते हैं। यही आपकी प्रॉब्लम है जी। यही ये कह रहे हैं जी वो 500 रुपये का आइटम है और 500 रुपये पैक। प्रैक्टिकली क्या करना है, प्रैक्टिकली मैं, क्योंकि ये इनका रोल है, डॉक्टर हैं, ये तो सही वही इलाज बताएंगे जो ये लिख के दे सकते हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिकली होता है कि अगर आपका बायर आपको कह रहा है कि ये लगाना है, आप उसको पीस भेज के मुझे ये इतनी क्वांटिटी में ये लग सकता है, वेदर अप्रूव इट और डिनाई। अगर तो वो कहेगी जी आपके 300 रुपए का हैंडीक्राफ्ट का पीस है और आप 300 पीस आपने भेजने हैं और 300 बॉक्स बनाने हैं, तो आपको वही मिलेगा जो वो बना के देगा। आप बायर के अकॉर्डिंगली बनवा ही नहीं सकते, बनेगा ही नहीं। इतनी इश्यूज होते हैं जो टेस्टिंग टूस्टिंग के सब चीज़ों के हैं। तो उससे बेस्ट एक ही तरीका है प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं कि भैया ये आपका माल है, ये इसका बॉक्स लगेगा, यही बनना है, अप्रूव इट, तो मैं आपको बना के भेज देता हूँ। अदरवाइज आप ऐसी उसमें बनेंगे, माल भी बन जाएगा, जाएगा भी नहीं। वो जो 10% कमाना है ना, तो 90% साथ में जाएगा उसको, ठीक है, यही बात करना। तो इसका इलाज यही है। पर अगर आप किसी बड़ी कंपनी से काम करते हैं, आपकी क्वांटिटी बड़ी है, तो वही कुछ होना है जो महेश्वरी जी कह रहे हैं, वही एक तरीका, ठीक है, यही बात है जी। छोटी क्वांटिटी तो आप ही नहीं बना के दोगे ना कि ये तो बेंगलोर से आएगा पेपर तो हम ये करेंगे तो आपको। उसमें सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक दो चीज़ है उसमें
कि अगर इट लगता इज है मैटर ऑफ डिस्कशन, क्योंकि अगर आपका सोल्यूशन ही नहीं हुआ तो खाली हम लोग जो सेमिनार करें और आपको एक हमने ऐसी चीज बता दी भी 7 समुंदर पार जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, तो 7 समुंदर पार फिर आपने जाना नहीं तो आप यहीं बैठे रहना है। तो जो प्रैक्टिकली है वो ये है कि हाँ जी आप बताएं प्लीज। उसमें मेरी एक और सजेशन है कि सपोज आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा रहता है जो रेगुलर उसकी लेंथ भी बराबर रहती है लेकिन हाइट में चेंजेस आते हैं, तो आप लोग उसमें एक बड़ा बॉक्स बना लें सबसे बड़ी साइज का और डाई कट के थ्रू उसको मल्टीपल फोल्डिंग कर लें, लाइक 4 इंच की फोल्डिंग, 6 इंच की फोल्डिंग, 8 इंच की फोल्डिंग। तो जब भी आपको लगता है कि नहीं 200 पीस का ऑर्डर है या 100 पीस का ऑर्डर है, तो जो आपने नए 1000 पीस एक साथ बनवाए उनका एक सिंगल पैकेजिंग को मल्टी यूज कर सकते हैं। लाइक उसको डबल फोल्ड किया तो आपका 4 इंच हो गया, उसको सिंगल फोल्ड किया तो 8 इंच हो गया, सेम प्रोडक्ट। बाकी जो भी है वो सब कुछ सब्जेक्ट टू एमओक्यू है सर। न तो कोई बायर आपको कहेगा कि अगर 100 पीस आपके पास आते हैं तो बायर को आप भी नहीं दोगे। आप उससे कहिए साहब हमारा एमओक्यू 1000 है, आप 1000 लीजिए, बायर इंटरेस्ट करेगा कि ठीक है 1000 नहीं तो 500 तो देगा, वो भी आपकी सेल बढ़ाने का तरीका है। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। If you have any other question, we can take it at a later stage. Now, may I request Mr. Subhadra Dey to make his presentation? Mr. Dey. Thank Mr. Rajesh Rawat and the team at EPCH for inviting us and providing an opportunity for this presentation. Myself, I am Shubhroto Dey. I look at the industry engagement program for GS1 India, primarily for both the retail and the healthcare sector. So, most of you may or may not be aware about what GS1 does. So, I'll just give you a broad introduction about what is GS1. So, we are basically a supply chain standards organization. We have been set up under the Ministry of Commerce actually, and we have trade bodies like CII, FICCI, ASSOCHAM, BIS, IIP. They are our board members. So, typically it was set up in the year 1996 when WTO regulation was, so it was required that each country have a GS1 present actually. So this was set up as a part of the WTO agreement. So globally this organization is in existence since 1973 and we are now celebrating the 50th year of GS1 globally, the 50th year of barcodes actually. In India, we have completed 25 years, but yes, this is how we have been working with the industry. So GS1 as an organization is present in more than 150 countries. So GS1 India is one member organization and we have 115 other member organizations spread across the globe. So every country has a GS1 and the primary role of GS1 is typically in promotion of global standards in the marketplace. So today these numbers which are mentioned 2 million, this is nearly 3 million member organizations now. And about 6 billion barcodes get scanned every day. This is basically a market fact. So typically I wanted to start with something like why standards? What are standards? So typically an example given out here is if you see the various types of plugs which are available, which are applicable in each country. And typically the wheel, which is on the left side and the right hand side. So there is no uniform standards across. So India will have a right-hand wheel drive, countries like US will have a left-hand wheel drive. You have the various types of plugs, sockets, which all of them do not fit into one. So you require a universal adapter. So that's where the role of standard comes in, where you try to merge all these factors into one single and it can be used globally and uniformly across by all stakeholders. So how does standards helps us? Standards helps us basically when we have using a common platform. So basically it gives you business opportunities when we are using standards, listing of products with retail, better compliance to regulatory authorities. So basically when you are exporting products, there is a requirement by the buyer or by the importing country that you need to put barcodes on your product. And why you need to put the barcode on product is basically to, in case if there is any damage in the product, if the product needs to be recalled, or in case in certain scenarios you want to do a traceability of the product from where the product originated and where the product is being sold. So there are multiple use cases of barcode. Barcode is not only used for say product identification, but these extended uses like product tracking, traceability, product recall, counterfeit detection.
So these are some of the extended use cases of the barcode. Besides this, many of you already know that how does barcode increase the operational efficiency? Because it's an automated system, you can do, you can say automated identification, faster product lookup, and basically entire process gets automated. So since this is an automated system of data capture, it definitely brings about the operational efficiency. So typically when you look at barcodes, when you have a barcode, if you see the number below the barcode, that is the most significant part of a barcode. The barcode can be created by anybody, but the number below the barcode is the most significant. So if you see a barcode issued to a manufacturer in India, it will begin with 890. 890 means the country of origin is India. So every country has got its own prefix. So 890 and 891, which 891 we have not started using, but these are the two prefixes which has been assigned to India. Similarly, every country has been given either a 2 or a 3-digit prefix. So just by looking at the barcode, you will come to know what is the country of origin. So basically, I'll just give you an analogy. This is basically, since you are all familiar with the Aadhaar, the barcode is like a Aadhaar for a supply chain product. It can be an Aadhaar for the product, how you uniquely identify the product. So these are the 3 pillars GS1 standards are based on. First is the identify pillar. In this identify pillar, you can uniquely capture information about the product, the assets, documents, and anything which moves in the supply chain. Whatever information you want to capture, you can identify a good moving in the supply chain, a logistic unit moving in the supply chain, a document going from one end to the other. So anything which is moving in the supply chain can be uniquely captured. So this is the first pillar of GS1, the identify pillar. The second pillar is the capture pillar, and it's where the barcode comes in. The barcode and the RFID are the encapsulation of the information. The information that you have uniquely identified are captured through a barcode. It can be a barcode, it can be an RFID, depending on the use case. And final third pillar is the share pillar. So the data which is shared, once you have identified the product and you have captured it in a barcode, you share this product information from the manufacturer to the seller and ultimately going up to the end consumer. So these are basically, I'm just trying to give you a broad overview of what are the various GS1 identifier keys actually. The first part, the top is the identify pillar, where you are uniquely identifying the warehouse, the product, the logistic unit, the pallet. You're even identifying basically the location. That is, it can be a warehouse, it can be a retailer's store, and ultimately going up to the consumer or the end user actually. And these are the various forms of barcode with the above information can be captured. You have the starting with the simple 1D barcode, then moving on to the complex 2D barcode or the QR code. And finally, this the interoperable pillar. The final pillar is called as the share pillar, based on which with applications like track and trace, product authentication, all these are developed. So information flow is happening from one end of the supply chain to the other, right up from the manufacturer to the end consumer. So these are the various sectors in which GS1 standards are used. So covering from retail, e-commerce to healthcare, education, agriculture, anywhere wherever there is a requirement for unique identification, GS1 standards are used. These are the multiple industry sector which is in India where we are actually present. The various identification keys. Now, how do you use the GS1 standards? So once you apply for a barcode, every company gets a global company prefix that is also called as the GCP. Using the GCP, you can create identification for your consumer item or your product which you are selling. So that is the first and the basic form of identification using a GS1 company prefix, and what we commonly known as the GTIN. So this is the unique identification for each and every product that you can create once you apply for a barcode. Once you have the barcode license, you can create unique identification for your product. Similarly, using the same company prefix, you can uniquely create identification for your location, what is called as a global location number. Similarly, you can create identification for your fixed assets, your returnable assets, your logistics units, for documents,
for anything which any shipment or a consignment number. So all these are unique identifier keys of GS1. Just by applying for one GS1 barcode license, you can use it to uniquely identify anything and everything which moves in the supply chain. The various types of barcode. So you can see the most basic barcode which you had when the barcode was initially launched is the EN or the UPC. That's a 13-digit identification of a retail SKU. Going on that next level of packaging, that is the the cartons or the shipper units, we have the GS1 128. This is an extended form of the barcode where you can put additional information. The EN and the UPC you can only put product identification, whereas on the GS1 128 symbology, you can encode more information. Besides product identification, you can encode information such as batch number, best before date. You can even basically add, if you can say manufacturing date, whatever you want to add, any additional information which you want to encode in a barcode, you can do it using a GS1 128, that's the symbology, or putting it on cartons and shipper units. Similarly, nowadays we are moving on to the GS1 data matrix. So this is primarily used in the healthcare sector, but for traceability application. And we have now the QR code, which is becoming more and more prevalent, where you can embed links, and this can be used for marketing purposes. So if you have on product packaging a QR code, the scan of the QR code will take you to a website link where your product information can be put in details, or you can put more marketing promotions. So suppose you want to promote something about your product, you can embed that information in a QR code, and whenever a consumer scans this QR code, it takes it to a product page where more additional information is provided. Some of the projects that GS1 has been doing actually basically with various governments, that is the State Excise Department for liquor traceability. This is the most common known application, the FASTag, where every vehicle is being identified by unique identifier. Then we have the document identification. Just giving you an example of how do you validate or authenticate a document. There is a QR code on the certificate. Just by scanning the QR code, it will take us to the central server of BCAS, or for that matter, any university or any institute which wants to uniquely identify a document or a certificate. This QR code can be affixed. Similarly, we are working with APIDA and with various testing or bodies. When they issue the certificates to the various exporters, it is encoded with a QR code, and the QR code will validate whether the certificate is genuine or not. So another project where we have just recently concluded is basically with the Indian Army, the food traceability system, end-to-end food from the manufacturer right up to the unit-run canteens to the various army base camps. This end-to-end traceability has been implemented. So seed traceability and pesticide traceability for the Department of Agriculture is based on basically the unique identification of product. The Indian Army ammunition project, where uniquely identifying the inventory at various army depots. For Indian Railways, what we are basically doing is wagon identification and parts and components which are used for tracking of the maintenance and support. So now going into all these are basically where the various uses of barcodes, where various sectors where barcodes have been used. And barcodes use means not only for identification but extended applications like track and trace has been implemented. And I'll just show you a small video. It will give you an idea of how, if you are not aware about how to apply for GS1 barcodes, the first step is how do you apply it for GS1 barcodes. In case you need barcodes, how do you go about it? So this is a small video which will run you through the entire process, a very simple process. Hello everyone, we will get for GS1 India barcode registration. Visit our website gs1india.org. On the home page, you will get the option Get a Barcode. Here you will get the option Register for GS1 barcodes. Now you need to
enter your email address and PAN card here. If you want to check the fee that you need to pay, you need to select the turnover slab of your company, then the number of barcodes, whichever you require. These would be the mode of payments. You can make the payment through NEFT also, or demand draft, or pay order. Let's start filling the form. Here you need to enter your business email. Enter your PAN number here. If it is a proprietorship form, then proprietor's PAN number, else company's. Now click on register now. Mention your company name, address of the company, country, select state, mention city, mention the PIN code, then company legal status, proprietorship, partnership, private limited. Here I am selecting proprietorship. For proprietorship companies, you need not to upload any existence proof here. Now, telephone number, STD codes, tax, if you have, you can mention or leave it. Website address, PAN number would be mentioned here, and here you need to upload the copy of PAN card. Then here you need to mention the GST address and upload the GST certificate. Select turnover proof of last financial year. If it is a new company, mention new company. It should be the latest audited turnover proof. If it is not audited, then you can upload a self-attested turnover. Subscription validity period. Here again you can calculate fee if you want. If your company is registered with MSME, to mention yes, otherwise no. UDI declaration is for those companies who are manufacturing and dealing in medical devices and exporting them to USA. If you are doing that, then yes, otherwise no. You can also generate pro forma invoice. Click on save and next. Reasons for barcoding. From where you are getting the requirement to barcode your product. From where did you get to know about GS1 that the barcodes are required? Then primary contact person, alternate contact person, if the products belong to your company and your company name will reflect on the product label, then select brand owner, else you need to select not the brand owner. Now product categories, whichever products your company deal in, here you need to upload the subscription request letter. From here you can download the sample of the request letter. You can see the request letter sample here. You need to print it on your company's letterhead, make the required changes, mention your company name and number of barcodes here. It should be signed and stamped also. Next step would be the cancel check copy of the company. Then click on save and next option. Here whatever details you have filled, you can see the summary of that. Please submit your rating. It will calculate the fee that you need to pay. It will automatically come. Now you need to fill the TDS amount that you want to deduct. You need to mention the TAN number of the company. Through any mode you can make the payment. If you select on online payment and pay now, it will take you to the payment gateway and you can proceed to make the payment. If you want to pay later, then you need to click on pay later option. If you have already done the NEFT and RTGS, then you need to click on pay now and provide the NEFT details. You will get a note, thank you for applying for GS1 India barcode. Thank you so much. Queries related to if you are looking for barcodes, you can let me know. We can take this later also. So basically now what I'm going to talk about is basically the Ministry of MSME has... नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सर्टिफिकेशन वाले। MSME has relaunched the financial reimbursement scheme for barcodes. So it's basically for those enterprises who are having turnover of 5 crores or below. That is, you are classified in the micro category. If you are registered with MSME under the micro category, you are eligible for reimbursement of the fee that you pay for getting the barcode license. So basically what
as per the Ministry of MSME directive, you get 80% of the one-time registration fee and the annual recurring fee that you pay for the first 3 years, subject to the maximum upper limit of 50,650. This is the maximum limit you'll be reimbursed with. But for that, it will be 80% of that amount actually. So it's a very simple process. Once you complete the registration with GS1 India, you need to apply to the Director MSME Development Institute of your respective regions for claiming the reimbursement. And you basically need to attach the invoice and the receipt from GS1 India along with the attested copy of the allocation letter. Basically, you will also need to attach the copy of the Udyam registration, that is when you are classified as a micro unit. And then there are a few affidavits and annexure which are mentioned in the on the MSME website where you can claim for the reimbursement. So this is a very simple process actually, but it takes about 4 to 6 weeks for the reimbursement to come from the Ministry of MSME. So basically, I wanted to touch upon on certain services as a GS1 subscriber. Once you apply for a barcode, what are the various services that you will get? One of them is basically we are offering a data card platform to all our subscribers, GCP subscribers. So the data card platform basically is a national product repository, data repository, wherein every manufacturer who generates the barcode for each and every product uploads the product information, the various attributes of the product, the images of the product. These images are basically stored in a repository called as data card. It helps in generating the barcode for each and every SKU. Once you have done this, you have an option of taking out, there is a premium version of data card which is basically for product master data management and listing with retailers and e-tailers. If you want to do an online listing with retailer like Reliance Retail or an Amazon or a Flipkart, we have this data card premium version wherein your product information is directly shared with the retailers and e-tailers on a real-time basis. So any changes in products or product attributes, you can upload it in a single portal and it goes in a real-time basis to all the retailers and e-tailers associated working on this data card platform. The data card platform is basically being used for master data management. It is also has an application called as data card trace. So those of you who are looking at, this is basically a traceability solution for small time manufacturers, those who want to set up a trace system to find out where the product is or source of product up to the end point. So basically you can use the data card trace functionality. And basically we have a smart consumer mobile app which is a free for all consumers. Any consumer who wants to see what is the product about can scan the barcode, and on the smart consumer mobile app they will get to see all the product details. So if you scan any barcode which is sold in retail, you will get to see the product information coming on your mobile screen. So this is one of the, you can say, extended service given to all our GCP subscribers who apply for barcodes. Basically, you can say these are the retailers who are endorsing GS1 standards. Practically anybody and everybody in modern trade, retail, online e-commerce are basically endorsing this standard. So any product listing which happens in online e-commerce like Amazon, Flipkart, there is a basic requirement that you need to have a unique product identification, and that is what is called as the GTIN. I was talking about is the Smart Consumer Mobile App. This is one of the extensions we have provided basically for brands who want to reach out to consumers directly. For a D2C space, this is basically our app which is linked to the data card platform. So manufacturer, when they upload all the product information and they want to share this information and to retailers or maybe reach out to even direct end consumers, they can do this through the Smart Consumer Mobile App. So if you want to do some loyalty management programs, you want to run some promos, discounts, it's possible to run through this Smart Consumer Mobile App. So this is you can say an extension for brands and small manufacturers who want to reach out directly to end consumers. This is an extension given to all the manufacturers. So if you want to sell your products to direct to end consumers, this is a platform given. So we are trying to promote this platform, the Smart Consumer App, through the various ministries to direct with the consumers as well. So once this platform becomes more and more popular, the relevance for this app will be more relevant to the manufacturers. So right now this is just being launched. So we are going to do some promotions
with the end consumers also on this. So in case if you want to reach out to me for any more clarifications, these are my contact details. I am available anytime, and any questions I am willing to take it up from. Thank you very much. Retailer marketplaces, I think the assumption is that you would have listed your company in the marketplace and product in the marketplaces. See, basically we have all the retailers, whether it's Reliance, Amazon, Flipkart, so their product listing templates are already mapped into the data card. So if you upload your product in data card, it will automatically be sent to the respective retailers. It's now up to the retailers or the e-tailers to accept it from the platform and list it, take it for listing. All the templates are mapped onto the data card portal, whether it's an Amazon new product listing or a Reliance or a Flipkart, or for that matter if it's Big Basket, or for that matter any retailer. So the listing templates are mapped at the back end. So when you load it on data card one time, it can go to multiple. So in one go we can get listed into multiple marketplaces. It will, the information will go. The listing decision is up to the retailer and retailer. We do not influence that retail listing. We send the information, and then it's up to the retailer whether he wants to list your product or not. That call is taken by the business team of the retail. Okay. My second question is the app that you were talking about for doing loyalty coupons and redemptions. Yeah. This is only valid for domestic buyers, right? Yes, domestic buyers. And the customers will have to download this app, then they will be... Yes. They need to download the app. It's available on Android and iTunes. So we have licensed slabs. This is basically 100 is one slab, then 1,000, 10,000 and 1 lakh. So there are 4 slabs like this. So what is the costing like? If you look at the turnover is basically the pricing is based on the turnover. So if you are a startup whose turnover is from 0 to 5 crores, there is a slab. I'll share with you the entire pricing, but indicative idea is basically if you are looking at a first time registration, it will be roughly about 50,000, and annual going forward will be around 10 to 11,000. 50,000 is one time. One time, yes. 10 to 15,000. 10 to 11,000, not 15,000. 10 to 11,000 will be second year onwards. For 100 to 1,000. 100 barcode. If you 1,000 if you want, it's 4,000 extra. So every slab if you move up, it is 4,000 is the 4,500 is the differential cost. So MSME gives the benefit of 50 to 60,000. Yeah, 50,650 is the maximum limit. What the limit, so that only takes care of the one-time charges. That one charges we have to keep on bearing. It takes care of one-time charges plus 3 years recurring charges as well. The charge is 80%, no? Uska 80%. For the beginners basically. Yes, beginners. And that the question which lady asked was about the e-commerce platform, right? Yes. So she was asking about the registration needs to be done in the different portals like Amazon, Flipkart or anything. But your the data card word which you mentioned is meant for your repository, not for these e-tailers repository. No. So ultimately the registration has to be done individually to all those portals. Yes. So it has nothing to do with the data e-card. No, nothing. So basically what it does is, you don't have to work. See, directly if you want to send your real-time product information to any retailer, once your product is listed, then this process will help you in streamlining this, you can say the process of sending a product attributes, new product launch when you are doing it. So if I am listed with Reliance Retail, I have today one product. And if I am launching another product or a product with a variant, I will just upload it here in data card portal, and the information will flow in real time to the Reliance. But initial listing you have to do it because that is a business call with the retailer's business team. We don't have a role in that. But we can facilitate a seamless flow of information from your portal. You will be having control of the data card because it's your login. The manufacturer has the login. So all your product information is like a product catalog. Photographs and everything. Everything, it's a product catalog which is there, which is online product catalog available for whichever retailer you want to share it with. You don't have to do it through a process of sharing an Excel sheet and separately images and all that. This is a single national repository what we have developed. But that coupon part which you were mentioning, yes. She also asked about it. So if the end customer does not have that, no, it has so end customer. I as a manufacturer or trader,
I can't trace the end product that this has been bought by this person, No. and I can't launch my coupon or something. No. So what I'll tell you, give you an example. What Pepsi is doing is on their product packaging, they are planning to put a QR code which will have a message saying that you download this app, and with this app you can do. They'll be doing some various promotions actually. So you have to communicate. So we are trying to communicate to end consumers that this is an app which will be used by the industry actually. So this messaging is going to go about actually. This is recently launched. So this messaging will go about, and then when you want to use this platform, through data card data card is the backbone of a smart consumer. So all the product information is stored in data card. For the consumers to see, but not from the manufacturer or the trader's point of view, it doesn't make sense. No? I can't trace the end customer. No, there is a data card trace. So that all depends on what do you want? What is the business objective? If you want to trace, yes, it's possible. Objective is to reach to the end customer so that he becomes our regular customer or loyal customer. Yes, so the smart consumer app is needed by the consumer. So needed by the consumer. Yes, and that is freely downloadable from the either the Play Store. There are 4 types of barcodes which you mentioned in your Yes. slide. It has got QR code also, it has got EN code also, it has got 2-3 other types. Yes. So what kind of QR code, what kind of product we get when we get registered into this GS1? You see, when you register with GS1, you get a license, and using that license, you can whatever you want to create a 1D, 2D, a QR code. There is no limitation on that. You can use it for any purpose. I have one continuing question. Because see, what we give a license is basically license for the numbering. The number below the barcode is the license. The rest is the implementation. Whether you do a one-dimensional barcode or a two-dimensional barcode or a QR code, that option is up to you. Sorry, I have one more question. So currently, there are a lot of online platforms through which you can go and you can generate QR code for free. So what's the difference if I'm buying a license, generating QR through GS1, and if I'm generating it on the web? So barcode can be generated by anybody. You don't have to require to go online. You can download a QR code utility or a barcode utility. The most important thing is the numbering. What we emphasize is the numbering system. Why you are paying for the license for the numbering system, not for the one-dimensional or two-dimensional QR code. So that is basically the implementation. The numbering which is issued is globally unique. So today, if you are a manufacturer, you have taken a license, your number will be unique. So whatever products you assign this number to, it will not have any duplicates across the world. So that's basically the significance of the numbering. So as a startup, anybody wants 20 barcodes and he doesn't want to get registered into this GS1, can he buy it from the other sources which he was mentioning? No, those are all illegal and fake actually. There is no other source actually. You see, every country has a GS1 as I said, and GS1 is the only organization responsible for allocating these licenses. Whether in India, every country has a GS1. So if you buy barcode from online, there are various sellers who are available on the online space who sells barcode because there's a lack of awareness actually in the community actually. And this is where this loophole is being exploited by several online players. So they are not authorized to sell, and they sell those numbers has no relevance actually, because that number cannot be used interoperable. It's not an interoperable number. Maybe you may use it once, but if you want to use that number with some other retailer, it may happen that this number is already existing. So there is no assurance that the number which has been given to you is unique or not, because there is no repository, global repository where you can track whether the number is unique or not. If you buy it from online, you are at a risk. No, but if Mr. Malhotra buys 2 lakh numbers and he intends to sell it to me. नहीं, मैं आपको इसको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ. वो आपको एक नंबर देंगे. आपकी कंपनी का नाम है लाइक माय कंपनी एशियन हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड. उन्होंने एक पहले इंडिया का नंबर दे दिया 890. उसके बाद नंबर दिल्ली, उसका जो भी एक्स, उसके बाद आ गया एशियन हैंडीक्राफ्ट का नंबर, और फिर आपका अपना नंबर जो उस प्रोडक्ट का स्टाइल नंबर है जो भी है. कहीं भी वर्ल्ड वाइड जब उसको स्कैन करेगा, वो आप चाहेंगे तो पता लग जाएगा कौन सी कंट्री का, किस कंपनी का, कौन सी स्टेट का क्या प्रोडक्ट है, ताकि कल उसकी ट्रेसेबिलिटी, उसके अंदर कोई क्लेम करता है कि इसके अंदर एक कोका कोला या किसी प्रोडक्ट में ये चीज गलत निकल आई, तो उसको हम रिकॉल करते हैं. यही है, am I right? Yes. This is main.
आपके उस पीस को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसका आधार कार्ड बन गया। इसका एक पीस का आधार कार्ड नंबर है वो, उसके लिए ये आपको GS1 लाइसेंस देंगे और नंबरिंग ये उसको देंगे। अगर वही आप किसी और को यूज करने के लिए देते हैं तो इसका मतलब आप अपना आधार कार्ड दूसरे को शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, एम राइट? Yes, 100% करेक्ट। ओके, कुछ और सिंपल भाषा में तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हम कर रहे हैं ना, तो ये कह रहे हैं होता है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया, अगर मैं ठीक कहा है तो। Yes, yes, sir, very much. This is going to help us for counterfeiting. But suppose if I am to counterfeit somebody's product, I will also be, copying the packaging too. And Yes. the packaging, the same number will be there. So how will I avoid the counterfeiting in that? So, sir, this will basically barcode unique identification is first step towards preventing counterfeiting. That is not the only mechanism, because you need to take some preventive measures, like there are holograms, there are some anti-counterfeiting technologies which will also be there. So this unique identification plus X is required to prevent counterfeiting. Just by simple identification you will not be able Exactly. to. So this is my point, is that this is not going to help in the counterfeiting at all. No, but this is a primary requirement. This is not going to help. See, this is just to identify a product. And without identification you will not be able to move ahead. Understood. Yes. Like my point is going इसमें ऐसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप घर में अरमानी बनाना शुरू कर दें तो आप बना के तो बेच ही सकते हैं ना, पर गलत कर रहे हैं। Sir, I It's okay. हाँ, अगर सेम नंबर अगर आप किसी कंपनी का यूज कर लेते हैं तो कल उसके और आपके अंदर फर्क आएगा ही आएगा, पकड़ा जाएगा तो पता लग जाएगा दिस इज ओरिजिनल, दिस इज डुप्लीकेट। Sir, that is going to depend on the quality of your counterfeit. नो, नॉट क्वालिटी, नॉट क्वालिटी, वो आपका नंबर और उसके नंबर से मैच करेगा ही नहीं। सर, मैं तो आप ही का नंबर कॉपी कर रहा हूँ ना। तो अगर आप मेरा नंबर कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब आई एम आल्सो पार्टी टू दैट। सर, व्हाट आई मीन ठीक है जी, ऐसे ही है। इफ आई एम Just clarify. मल्होत्रा जी, मेरा पॉइंट है, आज ये कॉपी आपकी है, इस पे आपका नाम लिखा है, ठीक है, मैं सेम कॉपी छापता हूँ आपके नाम पे और मैं इसको भेज देता हूँ। सो इट इज नॉट माय पॉइंट इज काउंटरफीटिंग अगर मैं करूँ तो परफेक्टली करूंगा, उसमें नंबर भी आपका लगाऊंगा। वैसे काउंटरफीटिंग परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट होती है। सो हो सकता है, मेरा पॉइंट देखो हर चीज के वे ऑफ तो हैं ही, बट इफ यू आर ए जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, जेन्युइन तो फिर तो जेन्युइन ही होता है। अंडरस्टूड सर। और जो भी फेक होगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो प्रूफ हो ही जाता है। सर, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि काउंटरफीटिंग को कैसे रोकता है, मैं खाली वो बात मेरे ख्याल में इसको आप That's why I said that first step is basically identification, but only identification will not help. Yes, exactly. That is my point. Yes. You're just giving the identification, that's it. Yes. There is one more option level to go deeper in this by putting serial number. So then you can immediately, like how it happens in pharma. Pharma, you have a serial number also attached to the product identification. So there you can identify each and every instance of the. Here it's only SKU level identification, no instant level identification. The number barcode number will be the same. आप जो कह रहे हैं ना, पहले लोग एक्साइज पहले अब तो नहीं, एक्साइज बचाने के लिए करते थे कि सेम नंबर का एक माल गया, फिर सेम नंबर का दूसरा गया, वो होता, अब नहीं होता वैसे। तो इस केस में जो आपका एसक्यू नंबर होगा ना, अगर तो सेम है, लास्ट में एसक्यू नंबर आएगा, अगर तो सेम है, इट मीन्स कि वही मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड कर रहा है, फेक बनाने की राइट्स दे रहा है। मेरे हिसाब से तो ये है। अदरवाइज मेरी कंपनी अगर बना रही है तो उनकी कंपनी असली बना रही है, मैं फेक बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एसक्यू नंबर तो सेम हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको बिना बताए आपका प्रोडक्ट कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं आपसे क्यों लूंगा आपका नंबर? कैसे कर सकते हैं सर, ये अगर वो मार्केट में आ चुका है, ये मार्केट में, तो वहां से आप कॉपी करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली सर, ये ऑलरेडी मार्केट, तो मार्केट से लेके आप कॉपी कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। So that is, one is copying, but then when you scan the barcode, it will show the original manufacturer's name. Exactly, yeah, that is true. Because I want to show it as a original product. Yes, yes. So this is, you can say, this is not counterfeit, is only multiple, you require multiple items on this.
one of them is identification, then next you have to have anti-counterfeit technologies also built in. So my point is this only, that this is only for identification, not for counterfeiting. No, not, see, it is not a only for solution, but one of the requirements for anti-counterfeiting. Understood. Yes, That I yes. understand. That I understand. And what Mr. Rawat was pointing out, that both the SKUs having the same number. Here it is, there is no instance level identification, because if you want to put an instance level identification, you can attach a serial number to the product identification. Like you said, that is done in the Pharma, healthcare is doing it, yes. But even for certain high value items, like I will tell you, Aditya Birla Fashion, Correct. for their shirts they are using serial number. Correct. Where shirt value is around 3,000, 4,000, 6,000, when it's going high value items, people will do serialization. इसमें ऐसा भी है, हम कुछ प्रोडक्ट करते हैं जैसे हैरेट्स के लिए करते हैं, दे प्रोवाइड देयर ओन बारकोड्स, करेक्ट, नंबर सेम होता है. इफ आई हैव ऑर्डर 5000 पीसेस तो हमें 5000 पीस लेबल ही आएंगे और वहां से बन के आएंगे. अगर उसके अंदर हमारे 2 लेबल मिसप्लेस हो गए, दे विल चार्ज अस उसका रिटेल वैल्यू. इसका मतलब है आपने 2 पीस हमारे बेच दिए हैं. तो आपके वो मैं चीज समझ, मैं एक बात मतलब ठीक है ना, दिस आई अंडरस्टैंड. हाँ, ऐसे ही कई हमारे वो मैन्युफैक्चरर हैं, ये अरमानी वगैरह के बैग सब बनाते तो इंडिया या चाइना में ही हैं, तो उनको काउंटेड आते हैं, सील्ड आते हैं. अगर उसमें एक पीस भी कम हो जाए, क्योंकि मैं एक फैक्ट्री का तो वो शॉल्स वगैरह बना रहे थे ब्रांडेड का, तो उसने बोलता जी आपके लिए, मैं कभी कितने का, कहता भी वो लेबल नहीं लगा के दूंगा, बाकी ये हमारी कॉस्टिंग है. कहते लेबल की वैल्यू है. अगर उसमें लेबल किसी ब्रांड का लग गया तो कहता है वो हमारे को रिटेल प्राइस हमारे को देना पड़ेगा. ये उनका सिस्टम है. दिस इज व्हाट दे टेक द सेफगार्ड्स एज. यस. पर मेरे को जिसको कॉपी करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कोई भी नंबर उठा के उसको कॉपी कर दूंगा. बिल्कुल. एंड एज अ कंज्यूमर यू विल आल्सो नॉट नो कि आज आपके पास जो जस्ट फॉर लाइटर मोड आपका ये ऐसा है तो नहीं वैसे सिस्टम. नहीं सर, ये मेरे को सर ये था और सुब्रतो जी इतना अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन करा ना कि मतलब कि काफी ये यूजफुल है इंडस्ट्री के लिए. प्लीज गो अहेड. थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी का भी? हाँ. Any questions for Mr. Dey or Mr. Maheshwari? महेश्वरी जी से एक सवाल है मेरा छोटा सा. महेश्वरी जी ने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग में आप बड़ा सा एक कार्टन बना लो, उसके बाद उसके साइजेस को 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच के स्लैब में वो उसके अंदर कोई पिक्चर है आपके पास जो आप शेयर करना चाहें, कैसे होता है? मतलब आप क्या सिर्फ क्या चीज़ बड़ा कर रहे हैं? जैसे कोई 5 फीट का पीस है, उसको 4 फीट का या 3.5 फीट का कुछ करने का ऑप्शन है, तो क्योंकि ब्रांडिंग उस बड़े पैकेज पे हो जाएगी जी, तो उसका क्या ऑप्शन है? कुछ है आपके फोटोग्राफ या कुछ आप अब मेरे जो नंबर मेरे पास है ले लीजिए. अभी मीटिंग के बाद में अपना नंबर ले लेते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ. उसमें आपको क्या करना होता है, जो प्रिंटिंग रखनी है ना, प्रिंटिंग आपको मिनिमम साइज की रखनी पड़ती है और उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम साइज देनी पड़ती है. तो जब हम हमारा कुछ भी प्रोडक्ट पैक करते हैं तो चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, प्रिंटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना है, प्रिंटिंग वही रहेगी. आप बॉक्स का साइज के लिए छोटा बड़ा कर सकते हो. तो उसमें आपको क्या होता है, जैसे सपोज आपको 3 फीट का आपका प्रोडक्ट है, आपने बॉक्स 5 फीट का बनाया, तो राइदर देन आपको 1 फीट दोनों साइड पे जगह छूटेगा आपका, तो उसको डबल फोल्ड करना होता है अंदर की साइड पे. तो उसके जो टॉप और बॉटम होते हैं उसमें वो एज प्रोटेक्शन का काम भी करता है और वो पैकेजिंग भी होता है. मल्होत्रा साहब के लिए था कि आप जो बोल रहे कॉपी के लिए, तो उसके लिए भी कंपनीज है जो वेरिएबल QR कोड पे आ रही हैं. वो आपको नंबरिंग देंगे कि आपको 110 नंबर से स्टार्ट करना है. तो जो प्रोडक्ट है आपको पता नहीं होगा कि 110 से स्टार्ट किया, आपके हाथ में 112 भी आ सकता है, 118 भी आ सकता है. पर इनको जो रेंज दी है 110 से लेकर 120, तो वो उस पर वो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है OEM जो है वो वही 110 से 120 ही देगा. अब आपके पास में आप जो कॉपी करेंगे तो इमीडिएटली वो डुप्लीकेट कहीं भी जब उसको स्कैन होगा तो डुप्लीकेट में सेम नंबर डबल आइडेंटिफाई हो जाएगा. पर महेश्वरी जी प्रोवाइडेड उस कस्टमर को तो पता हो ना, आप कस्टमर को पता नहीं होगा. तो वही तो नेचुरली मेरे को तो वही उसके लिए
उसके लिए कुछ कंपनी है जिन्होंने RFID स्टार्ट किया है अभी। प्लस आपके जो दूसरे इतने होलोग्राम जो होते हैं, they help a lot in that. हाँ। So those things are original hologram and RFID. Yes, exactly. ये भी कुछ कंपनी स्टार्ट कर रही है। But it will take time. हाँ, होता है सर। अभी इनिशियल है और कंपनीज जैसे मल्होत्रा जी कह रहे हैं उनके पास खाली 500 लेबल आते हैं, तो those companies are doing all this work. Yes, sir. And it needs to be done. Anybody who's to safeguard your product, you have to do all this. Dear exporters और newcomers also, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी न्यूकम्स भी आए हैं इसके अंदर, और ये बिल्कुल ठीक है समय भी, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। हमारा वक्त अलग था, आज वक्त है और आगे पता नहीं और क्या क्या आएगा। जैसे पैकेजिंग की बात चल रही है, मैंने कई बार अपने बेटे को भी देखा है या औरों को भी देखा है कि आजकल वो स्पेशल टाइप के बॉक्सेस, वो कहते हैं जी अगर ये आधा घंटा इसके अंदर सामान रखेंगे तो जहाँ तक पहुँचे तो गर्म ही होना चाहिए। हमने कभी सोचा नहीं था भाई वो कौन से बॉक्सेस, मैं मेशरी जी से पूछता हूँ वो कौन से स्पेशल टाइप के बॉक्सेस होते हैं या पैकेजिंग होती है जिससे वो जब भी खाना 1 घंटे में घर किसी के पहुँचे तो गर्म होता है। तो थिंग्स आर चेंजिंग इन दैट वे ऑल्सो। जैसे कॉपिंग की बात की अपना रवि जी ने, क्योंकि मैंने इनको देखा कि ये जब भी मीटिंग्स के अंदर आते हैं तो इनके क्वेश्चंस ज़्यादा ही होते हैं। हाँ जी, तो एक अच्छी बात है, आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस अलग से होते हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो हमें ये लगता है कि उस सेमिनार के अंदर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आई थिंक आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Another 5 to 10 minutes. Any further, any kind of questions for EPCH, trade fair, marketing, packing, barcode, तो हम और 5-7 मिनट से आपस में बैठे हैं तो उस पर यूज कर लें। You can have any discussion on business. Yeah, please go ahead. Yeah, hello everyone. I'm Nandini, and recently I am a newcomer, so I have a clothing brand that is L&M Fashion Studios. So it's launched by me and my mom, L'Origin. So we are the co-founders for that. So उसके अंदर there's handcrafted like marble artifacts also. So उसकी जैसे बहुत heavy होते हैं और बहुत डेलिकेट पीसेस होते हैं, उनकी पैकेजिंग कैसे, अगर बबल पेपर भी लगाएंगे तो मतलब उसकी कैसे होनी चाहिए पैकेजिंग, अगर हम मार्बल या कोई आपका हैवी आर्टिकल है सपोज, या फिर आप समझिए कोई ग्लास का आर्टिकल्स हैं आपके, या कोई बोन चाइना आर्टिकल्स हैं जो कॉम्पैक्ट होते हैं और हैवी भी होते हैं, उनको मतलब ग्लास विद केयर्स इस तरह का हमें रखना पड़ता है। मार्बल्स के लिए आपको जो पैकेजिंग लेनी है, पैकेजिंग में उसका जो इनर बॉक्स होगा वो हैवी स्टफ लेना पड़ेगा आपको। हैवी स्टफ लाइक 5 प्लाई कार्टन्स। 5 प्लाई कार्टन में आपको नेरो फ्लूट होती है, एन फ्लूट प्लस एन फ्लूट, वो लेनी पड़ेगी। बेसिकली एन फ्लूट जो होती है वो स्ट्रेंथ के लिए होती है, और जो बी फ्लूट होती है ब्रॉड फ्लूट, वो कंप्रेशन के लिए होती है। मैं आपको शो कर देता हूँ, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं। और ये नैरो फ्लूट है, इसमें आप कोई भी हैवी मेटल आपका लाइक मार्बल के या कोई भी जिसमें हैवी वेट है वो पैक कर सकते हैं, जो इस बॉक्स को स्ट्रेंथ देता है। साथ में आपको उसकी पैकेजिंग के लिए अगर आपको चाहिए कोई भी आपको प्लास्टिक रैप करना है इनिशियल, ताकि उसका कलर और आर्किटेक्ट कुछ खराब नहीं हो, जो फील है वो वैसा रहे, तो आप उस पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का रैप कर सकते हैं। साइड में क्लैम्प सेट ट्रे जो होती है उसका सॉकेट्स बना सकते हैं ताकि वो सेंटर में जाकर के एक जगह स्टेक हो जाए, लेफ्ट एंड राइट। और सेंटर में आप उसको कुशनिंग के लिए कोई भी यू का क्लैम्प सेल दे सकते हैं। एंड इसके अलावा आप उसकी जो एम्प्टी प्लेस है उसमें पैकेजिंग में इस तरह की रिसाइकलेबल पैकेजिंग आती है पूरी। ये आप सिंपल बहुत बड़ी मशीन भी नहीं है, आप आपके कोई भी वेस्टेज आपकी फैक्ट्री में कहीं भी वेस्टेज कार्टन है उनके साथ में हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपए की एक मोटर लगी हुई छोटी सी मशीन आती है जो कटिंग कर देती है इसको। तो उस वेस्टेज की कटिंग के साथ अगर आपका बायर अलाउ करता है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। बॉक्स आपका जितना फिल रहेगा और जितना टाइट रहेगा तो बॉक्स भी डैमेज नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट भी डैमेज नहीं होगा।
अपीरियल के केस की जो आपने बात करी है, उसमें आप सिंपल इसकी प्रिंटिंग में मत जाइएगा, प्रिंटिंग दूसरे ब्रांड की है, पर इस तरह के आप ले सकते हैं। अपीरियल में, क्लोथिंग ब्रांड में, आप बेडशीट्स में, कुशन कवर्स में इस तरह का ले सकते हैं सिंपल। इसकी जो प्रिंटिंग रहेगी वो आप अपने हिसाब से सिंपली कर सकते हैं। ये थोड़ी मेटेलिक प्रिंट है, अगर आपको लगता है कि इतनी कॉस्ट इफेक्टिव आप यूज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सिंपल है तो इसको आप व्हाइट भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्राउन भी ले सकते हैं। बट अगर हमारे जैसे बहुत लंबे गाउन्स हैं, लाइक वेस्टर्न वेयर और गाउन्स वगैरह, आप कितना भी साइज ले सकते हैं इसका, आप चाहे तो 2 फीट भी लेंथ ले सकते हैं, 3 फीट भी ले सकते हैं। साइज का एक अलग है, साइज पे बताइएगा। इसके अलावा ये जो इस तरह का है, इसकी साइज छोटी है डिस्प्ले के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका यूनिक है, एथनिक है, आपका इवनिंग गाउन है, कॉस्टली है, और आपको लगता है कि नहीं आप उस पर 200 रुपये तक की पैकेजिंग बियर कर सकते हैं, तो आपका 3 फीट का बॉक्स जो बनेगा वो इस तरह का फील एंड टच में बन सकता है पूरा। साइज कुछ भी हो सकती है इसकी, साइज 5 इंच 6 इंच की हाइट हो सकती है, 3 फीट लेंथ हो सकती है। दिस इज मैच बॉक्स जो बॉक्स होता है उस तरह का। तो पैकेजिंग तो वो लंबा चीज है और काफी कुछ है, आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉस्ट इफेक्टिव जाना है, उसमें कुछ यूनिक देना है, तो पिज्जा बॉक्स स्टाइल बोलते हैं इस तरह का, इसको ले सकते हैं। इस तरह का सिंपल रहेगा, पूरा बिल्कुल सिंपल आएगा, इजी टू केयर है, इजी टू रखना है, जहां भी आपको करना है उस साइज में आप बना करके कर सकते हैं। साइजिंग का अपीरियल में भी काम आ सकता है आपके, एंड होम फर्निशिंग के आइटम्स में काम आ सकता है, कर्टन्स में, बेडशीट्स में, कुशन कवर्स में, इन सब में काम आ सकता है। उसको यूनिक देने के लिए आप इसमें जैसे दिखाया हुआ है तंबोला प्रिंटिंग, ये कर सकते हैं। अगर आपकी साइज बड़ी है तो आप सांप सीढ़ी का कर सकते हैं, लूडो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है एंड हम लोगों को वो चीज शोकेस करनी है पैकेजिंग में, लाइक प्रोडक्ट की कोई यूनिकनेस, तो आप बाहर प्रिंट कर सकते हैं सिंपल, पूरा आपका एक्चुअल प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग में फ्रंट पे ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं उसमें आपको विंडो देनी है तो यहाँ पर विंडो पेज भी दे सकते हैं आप, ताकि पूरा प्रोडक्ट आपका बाहर से सीधा दिख जाए। कुछ लग्जरी आइटम है, ज्वेलरी आइटम है, तो इस तरह की लाइटिंग कर सकते हैं। Anything further, any question? मटेरियल मंगाते हैं, उसका हर महीने मतलब महीने 2 महीने में उसका डिस्क्रिप्शन पूरा चेंज हो जाता है। तो अब मैं किसी को ऑर्डर देता हूँ बॉक्स बनाने के लिए तो वो ज़्यादा बनाता है, क्योंकि वो मेरी क्वांटिटी के हिसाब से बनाता ही नहीं है। एमओक्यू अपने सप्लायर से मैच नहीं होता है। हाँ, तो वो क्या है कि फिर वो कितनी क्वांटिटी होती होगी आपकी नॉर्मली वो मंथली ऐसे ही 200-300 पीसेस मंगाता है, लेकिन वो बॉक्स जो 500-400 में बनाता है, वो जो प्रिंटेड होता है वो फिर मेरा बेकार हो जाता है। इसकी 2 चीजें हैं लकी सर, आप आपके सप्लायर को बोलिए कि भाई तू मेरे से 5 रुपए ज्यादा ले और मेरे को कम एमओक्यू दे। क्या चीज? कम क्वांटिटी दे, एग्जैक्ट क्वांटिटी दे। नहीं वो नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए आप दूसरा सप्लायर ढूंढिए, मिलेगा पक्का है। 200 बॉक्स भी बनते हैं, 100 बॉक्स भी बनते हैं। आप बायर के साथ ना उसकी 5 प्लाई का बॉक्स है, आप उसको मार्केट में हाफ कॉस्ट में सेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट कबाड़ी को, उस बॉक्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस तरह की कटिंग करके भी Sir, my question is quite different. Packaging से related नहीं है. It's related to like we are the member of the EPCH, तो काफी मेल्स हमें रिसीव होते हैं. तो how to identify the right person के right company से हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा. बहुत इंटरनेशनल मेल्स भी आते हैं कि we require a website and product details. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा हमारे पास पोर्टल है that where we can put the name of that particular company and get like this is the right company or not. Okay, 2 बार ही आ चुके. This is second. I think yesterday itself I have received this mail from Russian company, Russian Federation. So क्या कह रहे हैं वो लोग? They are asking for our product details. तो हम ऐसा तो नहीं नहीं, ऐसा हमारे पास क्वेरीज आती हैं। आपको अगर कोई भी इस तरह का मेल आता है कि भैया आप मुझे प्रोडक्ट डिटेल दें, ये कंपनी है, तो आप उसे हमें मेल करें, है policy@epcs.com. See, we've got 2 ways of. Because they mentioned कि I got your contact from EPCH. So इसलिए नहीं आप हमें दें उसको,
हम क्या करेंगे, हमारे वी हैव गॉट टाइप्स विद, आई मीन वी टॉक टू एम्बेसीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज. So what we do is we send emails to them, and believe you me, what has happened last 4-5 years, we get good response from the embassies, prompt response. 2-3 days time they'll respond to us. So this is the only way to handle such kind of thing, and we have done this before. So I mean मेरा मतलब था ये हाँ. पूछने का कि इस तरह के मेल्स आते हैं कि वो आते हैं, जेन्युइन भी होते हैं. हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बहुत. मैं ये नहीं कहता कि ऐसा है, EPCH कभी भी किसी को ये मैसेज नहीं करती कि आप उनसे प्रोडक्ट डिटेल ले लें. वो सिर्फ हमारी मेंबरशिप पे जाते हैं और ये इससे काइंड ऑफ यू कैन से मे बी ए साइबर क्राइम. वो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल मांग रहे हैं कि आप क्या बनाते हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर हो, वो फेक नाम से आपके साथ आपके प्रोडक्ट देखना चाहता है. EPCH कभी भी कोई अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट, अगर EPCH से मेल आएगी वो भी आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगी. आप समझे ना. तो आपको मैं 90% को आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपका अड़ोसी पड़ोसी देखना चाहता है आप क्या बना रहे हो, और वो एज ए कस्टमर भी आपको आपके प्रोडक्ट देख सकता है. इट्स ए काइंड ऑफ साइबर क्राइम के समझो ये वो कर रहा है जो आपके प्रोडक्ट देखने के लिए कर रहा है. तो EPCH कभी भी ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करता. वो आपको ये बता सकता है कि ये कस्टमर ये मांग रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है बायर की, बायर क्या प्रोडक्ट, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा. वो तभी मांगेगा जब आपने मेंबरशिप अप्लाई करी हो कि आप इस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं तो हम आपको EPCH की मेंबरशिप दे सकते हैं. इस तरीके आपके प्रोडक्ट की डिटेल नहीं मांगेगा मेंबरशिप के बाद में. ओके तो हमारे पास आई गई ना, यू आर अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, आपके ऊपर हम क्यों मांगे आपसे? वी हैव योर एवरी डिटेल विद अस. और वैसे भी आजकल तो हम पीछे भी हमने थोड़े दिन पहले साइबर क्राइम के ऊपर सेमिनार करा था. साइबर क्राइम इज ए वेरी बिग इशूज दिस डेज, और उसको इन चीज़ों में अब लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं. तो प्लीज़ टेक केयर. Thank you. So anyone else has any other question? सर से हमारा क्वेश्चन है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल हम यूज करेंगे वो क्या 100% बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल नहीं हो तो रिसाइकलेबल तो हो कम से. जैसे प्लास्टिक बबल सीड्स वगैरह यूज करते हैं, या मतलब क्या होता है जी, लैंडफिल में जाने के बाद एटलीस्ट 60 to 190 डेज 180 डेज में वो डिजोल्व होना चाहिए. रिसाइकल हो या तो फिर बायोडिग्रेडेबल, या तो बायोडिग्रेडेबल हो या रिसाइकलेबल हो. कोई से भी पैकेजिंग मटेरियल लैंडफिल में जाने के बाद में 60 to 180 डेज के अंदर वो डिजोल्व होना चाहिए. To give a final concluding words before we. थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक काफ़ी अच्छा हमारा आज का इंटरेक्शन रहा. काफ़ी कुछ लोग सीख के जा रहे हैं. हमने आपसे भी काफ़ी कुछ सीखा, मल्होत्रा से खासकर नई चीज़ें देखने को मिली. कुछ नए लोग भी आए हैं, नए एक्सपोर्टर हैं, और ब्लेसिंग्स हमारा आपके पढ़ने के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए. ऐसे ही बिजनेस के लिए इकट्ठे बैठ के एक इंडस्ट्री के लिए एक दूसरे के साथ डिस्कस करना. एक मैंने किसी के एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप 1 घंटे की मीटिंग करते हैं कहीं बैठ के तो आप अपने आप को 1 साल आगे ले जाते हैं आपकी नॉलेज के लिए. जो आज आप सीख के जा रहे हैं अननोइंगली हिडन है कि आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा. हो सकता है आज आपको उसको ना समझ सकते हो, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके काम आएगी, कभी आएगी. तो इसका ये फ़ायदा होता है, पर इसको समझ. पर हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या हैं इंडस्ट्री के या टोटल ट्रेड के, नॉट हैंडीक्राफ्ट के लिए. तो हमारे लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, नेगेटिव हो गया है. कोविड की वजह भी कह सकते हैं, वॉर की वजह भी कह सकते हैं कि आगे पता नहीं क्या होना है, आगे पता नहीं क्या होगा. ये जो एटीट्यूड है हमारा काफ़ी टाइम से, पिछले 2-4 साल से पहले से ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है. मेरे को एक तो ये लगता है. दूसरा, जो सेंटिमेंट्स हैं इसकी वजह से वीक हो चुके हैं. पता नहीं कितना जीना है, पता नहीं क्या करना है. तो ये थोड़े से हमें अपने आप को सोच बदलनी चाहिए. मैं 5 मिनट में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि फ्यूचर, क्योंकि मेरे को वैसे तो मैं जा नहीं रहा. G20 के IIT का है एक सेमिनार जिसके अंदर 5 इंस्टीट्यूट आ रहे हैं. मेरे को उसके अंदर पैनल में ग्लोबल ट्रेड के लिए बोलने के लिए बोला है, पर
चांस की बात है, मैं उस दिन फैमिली प्रोग्राम में नहीं जा पा रहा। इसके अंदर मैंने कुछ ये देखा था कि इंडिया की आगे का बिजनेस फ्यूचर क्या है। इंडिया का आगे फ्यूचर बिजनेस मतलब कि आप समझो 5 Ds हैं। सबसे पहला जो पॉजिटिव हैं, अगर आप इसको सोच के चलेंगे विदिन 5 मिनट्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा क्योंकि इन्होंने बोला है तो मेरा बनता बीइंग चेयरमैन की हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, क्या हम क्योंकि बोर्ड में हैं, रवि जी हैं, सागर जी हैं, सब लोग हैं, राकेश जी हमारे, हम लोग बैठ के सारा वर्ल्ड को की मार्केट को स्टडी करके ही EPCH चलाते हैं। ये 5 Ds में सबसे पहला कि हमारी इंडिया की जो डिजाइनिंग है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे हम लोग समझते हैं और है। दिस इज द फर्स्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। हमारी जो यंग जनरेशन है, जैसे अभी वो बिटिया बोल रही थी, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम, ऐसे जो बेटे आगे आ रहे हैं, बेटे बेटियां हमारी बहुत अच्छे समझदार और डिजाइन में डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरा जो D है वो है डेमोग्राफिक इंडिया की। डेमोग्राफिक में इंडिया इज नंबर 1 नाउ। अब डेमोग्राफिक में वैसे तो आपको ज़्यादा ही पता होगा, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी मैं आपको सिंपल वर्ड, क्योंकि वो जो चाहे ये सुब्रतो जी ने या मेश्वरी जी ने बताया, दे आर एक्सपर्ट टेक्निकली, पर आई एम बीइंग ए एक्सपीरियंस बिजनेसमैन फॉर लास्ट 45 ईयर्स। डेमोग्राफिक में इंडिया इसलिए नंबर 1 है क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन। हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन रेशियो आ रहा है डेमोग्राफिक 2.2 प्लस है, जापान का 1.9 है। मतलब कि 2 के पीछे अगर हम 2 ऊपर जाते हैं तो उसके पीछे हम 3 छोड़ के जा रहे हैं। जापान का एक टाइम पे जो रेशियो चल रहा है, एक टाइम पे जापानीज खत्म हो जाएंगे, मैंने उस दिन भी आपने भी कहीं सुना होगा। ऐसे ही अमेरिका का 2.1 है, वो 2 ऊपर जाते हैं तो 1 रह जाता है। ऐसे ही चाइना का अब वो माइनस में है क्योंकि उन्होंने अपनी भी ये जो एक डेमोक्रेटिक हमारा है वो इंडिया का बहुत पॉजिटिव है। 70% पॉपुलेशन यंग है। कई कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वो इंसेंटिव दे रहे हैं, या आप मेरे वेरी सिंपल, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। नंबर 2D है। तीसरा नंबर है डी ग्लोबलाइजेशन। पहले हम यह सोच रहे थे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नो, आफ्टर दिस कोविड deglobalization is the time now. Everybody looking for China +1. पहले एक सेंट्रलाइज हो गया था, चाइना वाज द इंडस्ट्री और वर्ल्ड वाइड वाज द बायर। अब वो कहता है चाइना के अलावा हर एक आदमी सोच रहा है कि हमें इसके अलावा कहां से माल मिलेगा, सेकंड ऑप्शन सब मांग रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इंडिया उसमें काफी अच्छा स्कोप रखता है, चाहे हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। तीसरा आ रहा है डीकार्बोनाइजेशन। सिर्फ हेलो, तो इसके अलावा ये जो है कि एवरी बायर, जो अच्छा बायर है वो यही पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, सेव वाटर, सेव अर्थ, इसी हिसाब से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। और इसके लिए भी इंडिया इज नंबर 1। यहां वर्ल्ड वाइड सोलर एनर्जी में इंडिया इज नंबर 1 नाउ। जो यहाँ के हम लोग अब काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है, इस केस में भी हम लोग इंडिया इज नंबर 1। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फाइनल जो एक पॉइंट है, अगर लाइट है तो मैंने अभी इसमें, वो है डिजिटलाइजेशन। इसके अंदर भी आगे का जो फ्यूचर है वो नंबर 1 है, क्योंकि जितना यहाँ डिजिटलाइजेशन हो गया, वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी कहीं नहीं है। यही 5 पॉइंट है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हम लोग इंडिया का फ्यूचर अगले 5 या 10 साल में, कोई डाउट नहीं है, ये 5वें नंबर से शायद दूसरे, तीसरे या पहले नंबर पे आएगा। और मैं आज उन्हीं अपनी यंग जनरेशन को
एडवांस में बधाई दे रहा हूँ कि वो यहाँ तक लेके पहुँचेंगे और हम लोग बैठ के सिर्फ यहाँ बैठ के उनको गाइड करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और कहेंगे कि पहले ये होता था जब हम अमेरिका गए थे 76 में, तो एक एक महीने तक चिट्ठी नहीं पहुंचती थी और 2-2 दिन तक टेलीफोन पे बात नहीं होती थी। आज बच्चे मानते नहीं है इस बात को, वो नहीं मानते, 2 दिन तक टेलीफोन पे बात नहीं होती। यहाँ तो अभी मिलाओ और वहां बात कर लो, फोटो भी देख लो। तो यही टाइम आगे जब 10 साल बाद होगा तो कहेंगे वाकई ये जो हम लोगों का इंडिया का फ्यूचर है, इट्स वेरी ब्राइट। और हमारी यंग जनरेशन हमारे को काम करके दिखाएगी। हम लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनको गाइड करते रहेंगे। यही पीसीएच का रोल है, हम आपके साथ में हैं। और थैंक फॉर एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर महेश्वरी जी, थैंक यू सुब्रता जी, थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ और है तो आप बता सकते। थैंक यू जी। राजेश प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Very well said, sir. Very well said. Thank you. Very well.